हाँ हाँ। टॉनिक बैच है 9 10 और 9 10 11 ये ना। टॉनिक बैच है 9 10 और 11 ऑफलाइन। हाँ हाँ हाँ। जबरदस्ती खुश हो जाता है सर। देखिए 2026 27 28 29 इन 4 साल का संयुक्त रूप से एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हाँ 47 तक एग्जाम। अब सब लोग एडवांस बुकिंग कर ही रहा है, तो एडवांस बुकिंग हम 2 3 साल का एक बार क्या करते हैं। हाँ चलिए अब हम लोग देखते हैं। हम आपको रॉलेट वगैरह सब पढ़ा दिए थे, ठीक है। चलिए खिलाफत आंदोलन भी पढ़ा दिए थे, असहयोग आंदोलन पढ़ा दिए थे, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1930 मोतीलाल नेहरू 1923 मोतीलाल नेहरू और पीआर दास। साइमन कमीशन भी हो गया था। दांडी मार्च करना था। 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला तक पढ़ा दिया था। देखिए बहुत ध्यान से समझते आगे। देखिए बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग। साइमन कमीशन जो आया था वो भारत शासन अधिनियम 1919 की स्थिति की जांच करने के लिए आया था। कौन? साइमन कमीशन। उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसने विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन के जवाब में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। और नेहरू रिपोर्ट के जवाब में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला लाया। 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला लेके समझ में नहीं गया, उसे भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला को भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। समझ में गया। अब इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1929 का लाहौर अधिवेशन करते हैं, जिसमें वो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। क्या करते हैं? पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। समझ में नहीं गया। आगे बढ़े। अब इसके बाद ये माहौल अलग टाइप का हो जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ पूरी जनता हो जाती है, एक लंबा समय हो जाता है। तब महात्मा गांधी अपना 11 सूत्री मांग रख देते हैं इरविन के सामने। किसके सामने रखते हैं? इरविन के। और ये मांग ऐसी थी कि इरविन चाह के भी इसे पूरा नहीं कर सकता था। और महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमारी बात नहीं मानिएगा तो हम दांडी मार्च करेंगे। क्या करेंगे? दांडी। इस 11 सूत्री मांग में ये था कि हमें नमक बनाने की आजादी दी जाए और नमक पर टैक्स हटा दिया जाए। क्योंकि नमक गांव गांव घर घर यूज होने वाली चीज है, इसलिए जन समर्थन मिलना एकदम लाजमी था कि सारे लोग इसका समर्थन करेंगे ही करेंगे। महात्मा गांधी ने इरविन को 11 सूत्री मांग सौंप दी। समझ गया। अपनी 11 सूत्री मांग किसे सौंप दी? इरविन को सौंप दी। और यंग इंडिया में इसका क्या कर दिया? प्रकाशन कर दिया। लेकिन इरविन इस बात को माना नहीं, जिसलिए 11 सूत्री मांग सौंप दी, किंतु इरविन ने इसे क्या कर दिया? अस्वीकार। तो महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 गुजरात के दांडी नामक स्थान से चल दिए। कहां चल दिए? दांडी नामक स्थान पर। अब यहाँ देखिए अहमदाबाद है, यहीं से थोड़ी दूर पे था दांडी। लगभग वहां 240 मील था, मोटा मोटी 350 किलोमीटर। वहां तक एक लंबा दूरी था। महात्मा गांधी ने कहा कि इस समय हम चलेंगे पैदल, क्योंकि जितना दिन हम पैदल चलेंगे उतने दिन बवाल होगा, अंग्रेजों के लिए उतने रगड़ा होगा। और जितना रगड़ा होगा भारत में लोग उतना पीटेंगे लोग अंग्रेजों को। इसलिए महात्मा गांधी पैदल चल दिए। लोगों ने कहा कि महाराज बड़ी समय लगेगा। तो गांधी ने कहा तो हम चाहिए रहे, समय लगे, समय लगे तभी तो महात्मा गांधी चल दिए 12 मार्च 1930 को। और महात्मा गांधी उसे पहुंचते पहुंचते कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ कहां चल दिए? दांडी मार्च के लिए चल दिए। 78 सहयोगियों में बिहार से कौन थे? गिरवाधारी चौधरी। गिरवाधारी चौधरी। अलग अलग राज्यों से लोग भी थे उसमें, सरोजिनी नायडू भी थी इसमें। और महात्मा गांधी चल दिए दांडी यात्रा में। 24 दिन में इस यात्रा का किया गया, पूरा किया गया। यानी वहां पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930। 24 दिन यानी 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी नामक स्थान पर पहुंचे थे। अब महात्मा गांधी जब दांडी नामक स्थान पर पहुंचे 24 दिन बाद यानी 6 अप्रैल को, तो महात्मा गांधी ने देखा एक बड़ा जन सैलाब आ चुका है। 78 लोगों से शुरू की गई दांडी यात्रा, जो आश्रम से ही प्रारंभ हुई थी, वह दांडी नाम की यात्रा धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। और महात्मा गांधी जैसे नमक कानून तोड़े, बिहार में लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। राजेंद्र प्रसाद ने भी बिहार में नमक कानून तोड़ दिया। यहाँ भी उन्होंने नमक बना दिया। यहाँ पे नमक बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, समुद्र के पानी को भाप बना के उड़ा दीजिएगा ना, उसमें बचा हुआ पदार्थ नमक हो जाएगा। दक्षिण भारत में राजगोपालाचारी ने कर दिया। सारे लोगों ने चारों ओर से कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा ये मौका है, छूटेंगे नहीं। इतना भीड़ आई है, खाली हाथ नहीं जाएंगे हम। बहुत भीड़ देख लीजिए महात्मा गांधी। उन्होंने कहा कि काम करते हैं, हम यहाँ से एक आंदोलन करेंगे, आप लोग साथ देंगे? लोगों ने कहा महाराज हम ही तो साथ दिया, भागे थे। तो महात्मा गांधी ने आंदोलन कर दिया। उसी समय सभी ने दांडी मार्च खत्म किया 6 अप्रैल 1930। और वहीं से उन्होंने चालू कर दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, मतलब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे। उसी को कहा गया सभी ने अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सभी ने अवज्ञा आंदोलन। सभी ने अवज्ञा आंदोलन। किसी को दिक्कत? सभी ने अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सभी ने अवज्ञा आंदोलन। किसने चालू किया? महात्मा गांधी। दांडी मार्च के जस्ट 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पूरी हो गई। गांधी जी दांडी नामक स्थान पर क्या कर दिया? आसवन विधि यानी भाप बना के उड़ा के क्या बना दिया? नमक बना। भागलपुर से आंदोलन कर दिया। अलग अलग जगह से लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जैसे आंदोलन समाप्त हुआ महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन की शुरुआत कर दी? सभी ने अवज्ञा आंदोलन की मांग कर दी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। गांधी ने 11 सूत्री मांग किसके सामने रखी थी? इरविन के सामने। उनमें से एक का काम क्या था? नमक कर की समाप्ति। लेकिन इरविन ने इसे माना नहीं। गांधी ने क्या कर दिया? सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और हर जगह से इसका रूप ले लिया। बिहार से इसका नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद ने कर दिया। बंबई से इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने कर दिया। 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर सरोजिनी नायडू आगे बढ़ते धरसना नामक स्थान पर पहुंची, लेकिन अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया था उनके आंदोलन को। इसी आंदोलन के दौरान लड़कों की वानरी सेना, कौन सी सेना? अब लड़कियों की मंजरी सेना। लड़का के लिए पता वानरी सेना, वानर सेना। और लड़कियों की मंजरी सेना। लड़कों की हाँ, लड़का सबका नाम अलग रख दिया। लड़कों का नाम क्या कर दिया? अलग। लड़कों की सेना कौन सी हो गई? वानरी सेना। लड़कों की क्या हो गई? मंजरी सेना। मंजरी सेना। ये काय घूम रहा है टोपियल?
बहु क्या ये लड़कों की सेना का नाम, लड़कों की सेना मंजरी और वानरी सेना। भेदभाव है ये तो, हाँ भाई चलता है उतना भेदभाव, वानरी सेना और मंजरी सेना। नहीं तो क्या, अब जैसे नाम में क्या, जैसे स्टाफ होते हैं ना, स्टाफ, तो स्टाफ में तो लेडीज एंड मेल फीमेल दोनों स्टाफ आते हैं, दोनों को स्टाफ ही बोलते हैं। हमें नहीं पता है क्या रहता, वो कोचिंग वाले हैं ना एक तो नीचे, उनकी स्टाफ नहीं आई है। उसको इंटरव्यू था उसका बीपीएससी में, कोई काम था, पहले वो एम्प्लॉय का काम करती थी, तो बगल के कंपनी यहाँ पे स्टाफ नहीं आई है। आगे बढ़े, स्टाफ नहीं तो गाड़ी का जो एक्स्ट्रा चक्का होता है उसको बोलते हैं। आगे बढ़े, तो यहाँ लड़कियों की सेना का नाम क्या हो गया, मंजरी, लड़कों की सेना का नाम वानर, वानरी सेना। विनोबा भावे ने पहली बार गिरफ्तारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही हुई थी। विनोबा भावे जो थे वो भूदान आंदोलन चलाने वाले थे। विनोबा भावे, इनका कहना था जो गरीब किसान है उनको कुछ जमीन हम दान दे सकते हैं, बड़े जमींदार दे सकते हैं। यहाँ पे आंदोलन में क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया, कहा हम गोली नहीं चलाएंगे। जलियांवाला समझ गया, तुम बोलोगे हम गोली चला देंगे, हम गोली नहीं चलाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, रेजिमेंट अलग अलग थे, वहाँ इस रेजिमेंट का नेतृत्व वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे, और मना कर दिया कि हम सेना में गोली नहीं चलाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में समर्थन में उत्तर पश्चिम सीमांत से खान अब्दुल गफ्फार खान, ये कश्मीर के एरिया से आंदोलन चलाए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहता है, सीमांत गांधी। कौन सा गांधी, सीमांत गांधी। बताइए किस रेजिमेंट ने गोली चलाने से मना किया, लड़कियों की सेना, लड़कों की सेना, हाँ वानरी सेना। बिहार से नेतृत्व, बंबई से नेतृत्व सरोजनी, बंबई से नेतृत्व सरोजनी नहीं। आगे बढ़े, भूदान आंदोलन किसने चलाया, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा गया, सीमांत गांधी। उन्होंने प्रेरित होकर रूस से लाल कुर्ती सेना बनाया था। क्या था, लाल कुर्ती सेना बनाया था, लाल रंग का ड्रेस पहनते थे, लाल कुर्ती सेना। ये कई जगह बनाया गया, इटली की क्रांति में भी लाल कुर्ती सेना का प्रचलन था, रूस की क्रांति में भी था लाल सेना, लाल कुर्ती सेना, रेड ड्रेस आर्मी, लाल कुर्ती सेना। तो मैं गया भारत के पूर्वोत्तर मणिपुर से आंदोलन का, इन वहां से जनजातियों ने क्या किया था, आंदोलन किया था, जिनके ऊपर बड़ा दमनकारी अंग्रेजों ने नीति अपनाया था। मणिपुर से कई युवा, नागा जाति, महिला इत्यादि को इसमें शामिल किया गया था। उनके विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारा सहयोग किया था। इसी आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी करना अदा करने के लिए आंदोलन कर लगाया गया था। तो अंग्रेज सब कई काम किए। बाद में इरविन पगला गया, गांधी जी से बुलाया, कहा कि भाई तुम हमको 11 को मांग रखे थे, हमको लगा कि तुम नॉर्मल आदमी हो यार, तुम तो पूरा रोला काट दिए पूरे भारत में, तो हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं। इतना डिस्टर्ब कर दिया तुम यार, हमको सस्पेंड होने की नौबत आ गई। रॉलेट में इतना तो विरोध साइमन कमीशन का नहीं हुआ था यार, तुम नौबत वाला क्या प्रॉब्लम ना है यार, हम तुम्हारे बारे में पढ़े थे, लोगों ने हमें समझाया था कि इंडिया ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे हो तो उससे बच के रहना। यार तुम शांत थे, अचानक इतने अग्रेसिव क्यों हो गए। गांधी जी का आंदोलन चालू रहेगा। महात्मा गांधी ने क्या चालू कर दिया, आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से चालू है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से चालू है। उधर सेकंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा था ब्रिटेन। ब्रिटेन किसी की तैयारी कर रहा था, उसने सोचा कि ऐसा काम किया जाना कि भारतीयों को और लड़ाया जाए। तो जिस तरह उसने मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया था ना, उसने सोचा क्यों ना हम दलितों को अलग क्षेत्र दे दें, क्यों ना हम दलितों को अलग क्षेत्र दे दें। इसके लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने एक सम्मेलन बुलाया था, गोलमेज सम्मेलन, एक सम्मेलन बुलाया था, गोलमेज सम्मेलन। किसने बुलाया, रेमजे मैकडोनल्ड। किसने बुलाया था, रेमजे मैकडोनल्ड। रेमजे मैकडोनल्ड ने सम्मेलन बुलाया और कहा कि गांधी जी, कांग्रेस का आदमी जरूर आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का हर एक आदमी को गांधी जी किसमें बिजी कर दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मना करना था, बस इज्जत से, डिसिप्लिन से जो बात बोलेंगे उसको हमको मना कर देना था, जो बात बोलेंगे उसमें क्या करना था, मना। तो आया इरविन, आप लोग को लंदन जाना है, गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भाग दिया है, तो इन लोग कहा कि धन्यवाद बुलाने के लिए, लेकिन हम जा नहीं सकते हैं। नहीं जानते, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो एक बात मानेंगे, एक को आदमी नहीं गया भारत से। उधर अम्बेडकर साहब बैठे थे, एक पक्षीय बैठक में कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। रेमजे मैकडोनल्ड इरविन को गलियाया, इरविन वाह, हम इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन एकदम विफल हो गया है, हमारा बड़ी बेइज्जती हुआ है। विंस्टन चर्चिल उस समय विपक्ष का नेता था, तो चर्चिल कहा कि इंग्लैंड का ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको गुलाम देश भी वैल्यू नहीं देता है सर, क्योंकि वहां राजनीति तो अपनी जगह पर चली। तो उसने इरविन को फोन किया कि कुछ हो जाए और जो गांधी है ना वो आना चाहिए, नहीं तो हम नौकरी से निकाल देंगे। तो अब इरविन गांधी जी को बुलाया दिल्ली में, कहा कि महाराज आप कुछ करिए, आप कमी नहीं करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कर दीजिए, आप सस्पेंड कर दीजिए, रोक दीजिए, और जाइए लंदन बात करिए, देखिए आपकी बात क्या होती है क्या नहीं होती है। तो गांधी जी कहे कि ये शर्त है हमारा। तो इरविन का आप जोन सर महाराज हम सब बात मानेंगे, हमारा नौकरी चल जाएगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा कि आप जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें रिहा करेंगे, जितने भी राजनीतिक कैदी उन्हें क्या करेंगे रिहा। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी को यह कहना चाहिए कि सारे कैदियों को रिहा करेंगे, लेकिन सारे कैदी को वकील होने के नाते इसलिए नहीं कर सकते थे, कोई सचमुच में चोरी डकैती में पकड़ाया था। अंग्रेजों ने भगत सिंह को राजनीतिक कैदी की जगह अपराधी कैदी डाल दिया था। तो गांधी जी को लगा कि भगत सिंह ने जो असेंबली में बम चलाया उसमें किसी की मृत्यु थोड़ी हुई है, वो तो एक विरोध प्रदर्शन है, ये एक राजनीतिक घटना है, विरोध प्रदर्शन है। हम एक काम करते हैं, राजनीतिक कैदियों की रिहा की बात बोलेंगे, सबको छोड़ देंगे। इरविन मान लिया बात, गांधी जी चले गए सेकंड गोल्ड में सम्मेलन, पहले में गए थे, दूसरे में चले गए। इधर भगत सिंह को लोगों ने सोचा कि गांधी छुड़वा लिए हैं, तो इरविन ने कहा कौन सी, हमने तो कहा केवल राजनीतिक कैदियों को छोड़ेंगे। भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा था, तो लोगों ने कहा कि सबूत है, तो कहा देखिए यही भारतीय गवाह है, आप ही लोग के देश का गवाह यही दे रहा है कि हमने देखा था, मारा है। अब भगत सिंह को दे दिया फांसी, भगत सिंह को दे दिया फांसी दे दिया, समझा कि नहीं गया, भगत सिंह को क्या कर दिया, फांसी दे दिया। ये बात पर कलंक लग गया गांधी जी के ऊपर। तो गांधी के जीवन में ये गलती थी, बहुत बड़ी मिस्टेक, उनको हर हाल पे ये शर्त रखना चाहिए। इरविन हम एक ही शर्त पे जाएंगे जब तुम सबको रिहा करोगे तब, लेकिन गांधी जी यहाँ केवल राजनीतिक कैदियों की बात करके शांत हो गए। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए इंग्लैंड में, तो धोती पहन के गए थे, तो वहाँ का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड था और नेता विपक्ष था विंस्टन चर्चिल। ये दोनों खड़ा था, सबकी देखते भैया क्या बात होना है। चर्चिल देखा कि ये गांधी है, उन्होंने जवाब दिया ये गांधी है, आधा कपड़ा पहन के घूम रहा है, तो कहा कि अब नॉट फकीर। महात्मा गांधी को क्या कहा, फकीर। तो महात्मा गांधी बैठे चेयर पर, गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने कहा कि पहला गोलमेज में क्यों नहीं आए थे, पहला में व्यस्त थे, आंदोलन कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक मजबूर थे हम,
सब कानून तोड़ दिए हैं। कहा कि चलिए आप दूसरा मैं सुनिए ध्यान से। तो गांधी जी का बताइए क्या है। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम सोचते हैं प्रशासन अच्छे से हो, इसलिए दलितों को भी अलग क्षेत्र दे दिया जाए। गांधी जी का क्या, तुमने मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया है, आने वाले समय में तुमको अलग देश दे दोगे, तुम दलितों को भी अलग क्षेत्र देना चाहते हो। तो मैकडोनल्ड ने कहा कि उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, इसलिए उन्हें अलग क्षेत्र दे रहा है। कहते अत्याचार हो रहा है तो कानून बढ़ाओ, अत्याचार हो रहा है तो जो अत्याचार करा उन्हें दंडित करो, इनको अलग क्षेत्र दे दोगे। तो मैकडोनल्ड ने कहा कि आप बातें को हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। कम्युनल अवार्ड अर्थात दलितों को अलग क्षेत्र दिया जाएगा। तो दलितों को जब उन्होंने कहा कि अलग क्षेत्र देवे करेंगे, हम किसी की बात सुनेंगे नहीं, तो महात्मा गांधी ने कहा कि उठ के जा रहे हैं, तब जाइए। महात्मा गांधी उठ के चल गए। मैकडोनल्ड चिल्लाया गांधी जी का, भाग भाग भाग, उठ के टेबल पर कूद के भाग गए। समझ गया, महात्मा गांधी टेबल कूद के भाग गए, चिल्लाते रह गए मैकडोनल्ड, अच्छा चिल्लो चिल्लाए फकीर फकीर। महात्मा गांधी की बात बात सुनेंगे। महात्मा गांधी कहाँ चले, भारत। महात्मा गांधी भारत। अब जब यहाँ आए महात्मा गांधी, तो दोबारा का चालू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इरविन का फिर चालू हो गया, ये चालू हो गया गांधी जी का। हो तो दूसरे चरण में गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल नहीं हुआ। उसका एक रीजन था कि इंग्लैंड जाने आने में 6 महीना टाइम लगता था। तो 6 महीना किसी आंदोलन को छोड़ के जाएगा फिर अचानक चालू किया तो नहीं होगा। दूसरा, भगत सिंह को फांसी लगा दिया गया, उसका सारा ठिका अंग्रेजों ने फोड़ दिया गांधी जी के ऊपर। भगत सिंह की फांसी का सारा ठिका अंग्रेजों ने गांधी जी के ऊपर फेंका। किसी भारतीय का फैलाया हुआ नहीं है, किसका फैलाया हुआ है, अंग्रेजों का फैलाया हुआ है। समझ में नहीं गया। और कभी कोई अल्लाह हो जाता है, जैसे कैसे हो जाता है कि पेंसिल का छिलका को दूध में डालो तो रबर बन जाता है। ये इससे ना अफवाह फैलाया है, अफवाह कि नहीं, कभी बना है, कभी बनेगा भी नहीं। आप महात्मा गांधी जी जहां से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे उसका नाम था एस राजपूत। चलिए ध्यान से देखते हैं, गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया या स्थगित किया। क्या किया, स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले गए। कि जहां से गए एस राजपूत, वहां विस्टन चर्चिल ने क्या बोला, वह दलितों को क्या दिया जाता, अलग क्षेत्र, जिसे वो लोग कह रहे थे कम्युनल अवार्ड। क्या कह रहे थे, कम्युनल अवार्ड। क्या गांधी जी माने इसको, कम्युनल अवार्ड को गांधी जी माने थे, नहीं, गांधी जी कम्युनल अवार्ड को नहीं माने थे। और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न करके बीच में छोड़ गया। क्या किया, बीच में छोड़कर चले आए। जब महात्मा गांधी सम्मेलन को बीच में छोड़ के चले आए तो महात्मा गांधी से लोगों ने पूछा कि द्वितीय गोलमेज में क्या लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ लाया नहीं, लेकिन देश की इज्जत में बट्टा लगने नहीं दिया हूं। अब मैकडोनल्ड कहा कि यार बड़ी खतरनाक आदमी है गांधी। तो मैकडोनल्ड फोन किया इरविन को, यार तुम गांधी को झेलते कैसे हो। कहा महाराज आप प्रधानमंत्री हुए, आपको समझ में आ गया नहीं आदमी कैसा है, सुन भी नहीं करता है किसी की बात। हम लोग कैसे झेलते हैं इसको हम ही लोग जानते हैं, उसमें से आप हम लोग को डांट देते हैं कि हम लोग व्यवस्था ठीक से नहीं कर रहे। तो मैकडोनल्ड ने कहा कि आप अगर कुछ करेगा ना, एक जेल में डाल देना। इरविन का ठीक है सर, आपका आदेश आ गया तो हम कल पैक कर देते हैं। महात्मा गांधी को उठा के इरविन पैक कर दिया। महात्मा गांधी को उठा के इरविन क्या कर दिया, पैक कर जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब इधर मैकडोनल्ड ने तीसरा गोलमेज सम्मेलन चालू किया था। मैकडोनल्ड ने कौन सा गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज में महात्मा गांधी गए, द्वितीय गोलमेज में गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए कि जहां से गए थे एस राजपूताना, जहां से गए थे। लेकिन क्या इसमें महात्मा गांधी ने कम्युनल अवार्ड एक्सेप्ट किया, नहीं। अब महात्मा गांधी चले गए जेल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई जी तो पहले पढ़ा दिए, महात्मा गांधी अभी भारत में है और इरविन ने कहा दिया जेल में। और उधर लंदन में क्या चल रहा है, गोलमेज सम्मेलन, पहला दूसरा की तीसरा, अंबेडकर साहब वहां भी पहुंचे हुए हैं। तो उस समय अंग्रेजों ने दलितों को अलग क्षेत्र दे दिया और कहा कि हम ये घोषणा करते हैं कि दलितों को अलग क्षेत्र दिया जाएगा। अंबेडकर साहब लेके चले आए, महात्मा गांधी तो जेल में थे। मैकडोनल्ड ने कहा गांधी को जेल में रखना, ज्यादा नौटंकी करेगा, बाहर है ना तो कहेगा गलत है, सही है, ये हुआ वो हुआ, इसको पैक करो, अंदर पैक करो इसको। महात्मा गांधी को जेल में रखा गया, पूना की यारबदा जेल में। उस जेल में भूख हड़ताल कर दिए, जेल में भूख हड़ताल कर दिए। मैकडोनल्ड का ये आदमी की कौन सी है यार। मैकडोनल्ड परेशान हो गया था क्योंकि दलितों को क्या दिया था, अलग क्षेत्र, जिसे सांप्रदायिक पंचांग या कम्युनल अवार्ड दिया था। कहा था आप लोग के लिए अवार्ड है, अलग क्षेत्र दे रहे हैं आपको। महात्मा गांधी जेल में क्या कर दिया, भूख हड़ताल। महात्मा गांधी कहां हड़ताल कर दिया, जेल। महात्मा गांधी जेल में ही भूख हड़ताल कर दिए, जेल में भूख हड़ताल कर दिए। तो अंबेडकर साहब के ऊपर दबाव पड़ गया कि जाइए आप बात कीजिए गांधी जी से, क्या चाह रहे हैं। तो गांधी जी को मिलने के लिए अंबेडकर साहब गए जेल में। तो जब अंबेडकर साहब जेल में गए तो दोनों के बीच में समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। कौन सा, पूना समझौता 1932, पूना समझौता हुआ। कौन सा, पूना समझौता, पूना पैक्ट 1900। इसमें महात्मा गांधी पूना के यारबदा जेल में तो पहले से बंद थे और अंबेडकर साहब मिलने गए। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक बड़ी लंबी डिस्कस हुई और उसमें कहा गया कि देखिए अंग्रेज आप दलितों को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि बांटना चाहते हैं। आपको अलग क्षेत्र क्यों चाहिए, अगर आप अलग क्षेत्र कर देंगे तो जो आज बड़े जात और छोटे जात के बीच दूरियां है ये खाई बन जाएगी। आप इसे अलग क्षेत्र नहीं मांगिए बल्कि मिल बैठकर कोई अलग विचार हम लोग करते हैं। तो इन लोगों में हुआ। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि देखिए हम लोग को अलग क्षेत्र दिया है अंग्रेजों ने, कितना दिया है, अलग क्षेत्र। कहा कि आपको एक अलग क्षेत्र जो दिया गया है इसमें कितनी सीटें दी गई हैं। तो कहा गया कि 71 सीट। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि हमको कितनी सीटें दी गई, 71 सीट। तो गांधी जी ने कहा कि काम कीजिए, दलितों की भलाई आप भी चाहते हैं। अंबेडकर साहब ने कहा कि बिल्कुल चाहते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि अलग देश बना देंगे, ये अंग्रेज आगे चल के, तो बेटर होगी आप अलग क्षेत्र मत मांगिए बल्कि आप आरक्षण मांग लीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि हम चाहते हैं दलितों का उत्थान हो, आप 71 की जगह 147 सीट लीजिए। कितना सीट लीजिए, 100, लेकिन अलग क्षेत्र मत लीजिए, कुछ यहाँ से लीजिए, कुछ यहाँ से लीजिए, कुछ यहाँ से लीजिए। आरक्षण लीजिए और चुनाव क्षेत्र संयुक्त रखिए। आरक्षण लीजिए लेकिन चुनाव क्षेत्र संयुक्त। अब बताइए, मैकडोनल्ड ने 71 सीट दिया और पृथक निर्वाचन दिया, गांधी ने 71 से बढ़ाकर 147 दिए। कितना दिए, 147। और क्षेत्र के साथ संयुक्त 147 क्षेत्र के साथ
अम्बेडकर साहब ने कहा कि तो बहुत अच्छी चीज है, आरक्षण भी मिल गया। अम्बेडकर साहब को अगर जिन्ना की तरह होते तो अपना देश बना सकते थे, उनको तो दे दिया गया था बना के 1932 में। वो तो गांधी से मिलकर उन्होंने कैंसिल कराया, उन्हें तो दे दिया गया था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन्हें तो दे दिया गया था संयुक्त पृथक निर्वाचन। बाद में उन्होंने कह दिया कि हम रेमजे मैकडोनाल्ड के पृथक निर्वाचन को नहीं मानते हैं, हम आरक्षण लेंगे और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगे। किसमें रहेंगे? संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगे। और यह समझौता हुआ पूना की यरवदा जेल में 14 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 डेट याद रखिएगा। इस समझौते को पूना पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। इस समझौते को क्या कहेंगे? पूना पैक्ट। इस समझौते को क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। मैकडोनाल्ड गरियाने लगा गांधी जी को, कहा कि कोई सन आदमी है रे, एगो पहिला में आया नहीं, दूसरा में कूद के भाग गया, तीसरा में भूखा ताल बैठ गया, हम प्रधानमंत्री हैं, हम अलग निर्वाचन क्षेत्र देते हैं। यहाँ अम्बेडकर साहब को 3 सम्मेलन में समझा भेजे, वो जेल में गया, दुकान हवा फूक दिया कान में, तो अम्बेडकर साहब पलट गए। यार ये आदमी कैसा है? विंस्टन चर्चिल कहा कि बहुत खतरनाक आदमी है गांधी, इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसलिए जब विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बना था तो गांधी जी को देखना नहीं जाता था। गांधी जी को पहले से रडार पर ले लेता, और लंदन फकीर बोले थे, गांधी जी टेबल कूद के भाग गए थे। कहां से? लंदन। रोकते आ गया था चर्चिल मैकडोनाल्ड, गांधी जी का भाग, कौन भाग गए थे? गांधी जी भाग गए थे। पूना समझौता किन दो लोगों के बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। दिल्ली पैक्ट समझौता, गांधी और इरविन। दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन, 5 मार्च 1931। दिल्ली पैक्ट, उसको हम गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता। और गांधी अंबेडकर समझौता 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932। चलिए अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताएंगे किस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को सस्पेंड कर दिया? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते का दूसरा नाम दिल्ली पैक्ट। जब दोनों में समझौता हो रहा था तो सरोजिनी नायडू बहुत खुश थी, उन्हें लगा था कि कुछ देश के लिए अच्छा होने जा रहा है, इसलिए महात्मा गांधी और इरविन दोनों को उन्होंने कहा कि दो महात्माओं का मिलन हो रहा है। दो महात्मा, और इरविन को महात्मा बोली थी, यही इरविन अगले बार पैक कर दिया गया ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से गए थे? अम्बेडकर साहब केवल एक आंदोलन एक में थे, तीनों गोलमेज में कौन थे? गांधी जी किसमें गए थे? मैकडोनाल्ड ने किसी की घोषणा किया? कमनल अवार्ड। कमनल अवार्ड में किसी अलग क्षेत्र था? कितने सीट दी गई थी? गांधी मांगे कि भागे इंडिया। जब गांधी इंडिया आए तो गांधी जी को गिरफ्तार किसने करवाया? किस शहर में रखा? पुणे के किस जेल में? यरवदा जेल में भूख हड़ताल किसने किया? गांधी जी। महात्मा गांधी और अम्बेडकर साहब के बीच में समझौता कहां हुआ? यरवदा जेल, पुणे के यरवदा। इस समझौता को गांधी अम्बेडकर पैक्ट या पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट किस तारीख को हुआ? 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1900, याद रहेगा। ये क्या पूछ रहा है? ये मनमानी डिस्कशन मत करो तुम, ध्यान से समझो। बताइए, ध्यान से क्वेश्चन बताइए आप लोग। गांधी इरविन समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता के तहत आरक्षण दिया गया या नहीं? आरक्षण को इकट्ठा से बढ़ा के पृथक क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र? संयुक्त क्षेत्र के लिए गांधी के प्रस्ताव को किसने मान लिया? अम्बेडकर साहब और गांधी जी में समझौता कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, 3 लोग गए थे। मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर, इन लोगों ने समझौता करा दिया। इन लोगों ने क्या करा दिया? समझौता करा। आगे बढ़े। राजेंद्र प्रसाद भी थे यहाँ पर। इस समझौते पर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर किया। हिंदुओं का प्रतिनिधि कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय। और दलितों का प्रतिनिधि कौन कर रहे हैं? जब ये चिट्ठी किया इंग्लैंड, तो मैकडोनाल्ड ने कहा चर्चिल को बुला के, भाई बैठो, विपक्ष के हो तो बैठो, देखो है और जो नया था ना धोती वाला जिसको तुम फकीर बोले थे, देखो क्या कांड किया है, जेल में बैठल कांड किया है। और साइन उन्होंने किया, अपन साइन किसे कराए थे? गांधी, मदन मोहन मालवीय। साइन किसे कराए थे? मदन मोहन मालवीय। कहा कि बताओ ये आदमी ने कौन कराया? कहा, गांधी जी ने कहा था कि भाई हमारे लेवल का बात थोड़ा है ये, हाँ हमारे लेवल की तो बात नहीं है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत तो बताइए। एक और टुकड़ा होने से गांधी जी रोक दिए कि नहीं? गांधी जी एक और टुकड़ा होने से रोक दिए। देखिए, नाथूराम गोडसे को ये बात विश्वास दिलाई दी गई कि गांधी मुसलमानों का साथ दे रहे। नाथूराम गोडसे इसलिए मार दिया महात्मा गांधी को, उसको, हाँ उसको गलत सुपारी दे दिया, फोटो गलत दिखा दिया था। उस समय यही फोटो नहीं था, उसको मारना था, जिन्ना गलती मार दिया गांधी को। मारना किसको था? मार दिया गांधी को। उस समय जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी ना, वो लोग नाथूराम को अपना वो मान लिए गुरु। और जो लड़ाई नहीं लड़े थे, अंग्रेजों का साथ दिए थे, उसने कह दिया, जो लड़ाई नहीं लड़े थे, अंग्रेजों का साथ दिए थे, उन्होंने कहा कि भैया सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगेगा, ये सब जीते जी अंग्रेजों का साथ दिया। अब क्या करें, अब क्या करें? जितने लोग उस समय थे ना, गरीब और मिडिल क्लास आजादी की लड़ाई लड़ा था, जितने अमीर थे, सब राजा थे, सब संभ्रांत था, सब बड़ा बड़ा, ये अंग्रेजों का साथ दिया। आजादी की लड़ाई में लड़े नहीं किया। अब देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, पहले नाथूराम गोडसे मार दिया गांधी जी को। ये सब एकवट के कहा सर देखो हम लोग तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी आजादी का, लोग हमसे पूछेंगे, एक ही रास्ता है, सब जन एकवट के गांधी को दोषी ठहरा देते हैं विभाजन का। मुद्दे पलट जाएगा, कौन देश के लिए लड़ा, कौन नहीं लड़ा। तो जितना आजादी की लड़ाई नहीं लड़ा था ना, उस सब ने एकवट के दोषी ठहरा दिया किसको? गांधी। अब कोई मरा हुआ इंसान अपने बचाव में तो कुछ भी नहीं बोल सकता, एक मरा हुआ इंसान। लेकिन गांधी की ताकत देखो, मरने के बाद भी गांधी की ओर से लड़ने वालों की संख्या करोड़ों में। यही है गांधी। मरे हुए इंसान से लड़ने के लिए लोगों को लामबंद होना पड़ता है, इकट्ठा होना पड़ता है और जस्टिफाई करना पड़ता है, सही हुआ मार के। और ये जितनी बात बोलते हैं, इनमें कोई भी जानकार पढ़ा लिखा इंसान नहीं बोलता है। ये समाज में अपनी जगह बना लिए होते हैं, लेकिन पढ़ाई के दम पे जगह नहीं बनाए होते। उस तरह तो समाज में ओसामा बिन लादेन को भी लोग जान रहे हैं, लेकिन कोई उसे प्रोफेसर कह के नहीं बुलाता है, नहीं समझेगा। उस तरह तो मेरी बहन भी सांसद है, नहीं समझेगा, मेरी बहन भी सांसद है, उसका दिमाग खुला तो चलता के बाद। उससे पहले 4 मुंह के सुतल थी, खुद बोलती थी, मैं जब मुंबई में नहीं आई, मैं गांजा ट्रक्स मुंह के सो जाती थी। इतनी कम दिमाग में 4 फूंकती थी, तो कहाँ बचेगा? नहीं समझ गया। अब एयरपोर्ट में नहीं जाना चाहती हो
एयरपोर्ट पे जाना नहीं चाहती है वो। हाँ? हाँ? अरे बाप रे बाप। हालांकि जिस महिला ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा उसे इस तरह से नहीं मानना चाहिए। विरोध का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं मानना चाहिए। आगे बढ़े। तो गांधी का विरोध उस समय आप गौर करके पूछिएगा, अगर गौर करके देखेंगे कि आप एक लिस्ट बनाइएगा कि जो लोग आजादी की लड़ाई नहीं लड़े या अंग्रेजों का साथ दिए वो कौन है, तो आपको पता चलेगा वो वही है जो गांधी का विरोध कर रहे हैं। कि उनके ऊपर उंगलियां न उठ जाए कि तुम क्या कर रहा था और अगला नंबर तुम्हारा ना आ जाए, इसलिए उसने गांधी को एक मरे हुए लाश को अपना ढाल बना दिया कि यही जिम्मेदार है, यही जिम्मेदार है। तो तुम लोग बाकी चूड़ी पहन के बैठा था, ये बाकी लोग चूड़ी पहन के बैठा था। एक को तो कहते हो गांधी ने किया क्या है, बाकियों ने किया है, और एक को कहते हो यही विभाजन कर दिया। मतलब यार तुम एक के बाद बोलो, नहीं समझे। बट राजनीति में एक सबसे बड़ी ताकत होती है कौन कितना थेथर और कौन कितना बेशरम है। ये राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है। समझ में गया कितना बेशरम और कितना थेथर है, नहीं समझ गया। हम बोले जब गया जेल में, उसके घर वाला कह रहा था कि निर्दोष है, कहे मेरे वर्दी फंसाया जा रहा है, नार्को टेस्ट करा दे, 4 पेश लाता जाएगा और कोई कोई क्या हो जाएगा, निकल के लाता जाएगा। तो राजनीति जो है ना, अरे राजनीति, और वो भी बिहार के लोग मिलकर मोदी जी को बिगाड़ दिए। 5G टेस्ला सेमी कंडक्टर बोलने वाले को 48 मैच चावल बनवाने लगा। बिहार का आदमी मिलकर किसको बिगाड़ दिया, मोदी जी को बिगाड़ दिया। गाना गवा दिया सर, सिक्सर के 6 गोली, गाना गवा दिया सर। बिहार का आदमी मत पूछो। अगर कोई आप ही से पूछिए, आप ही लोग हैं, आपको कोई मंच सजा के ये कहेगा कि कहिए कि हम अरवा चावल की जगह उसना चावल देंगे, तो कहेगा महाराज जी सब कुछ बोल रहे हैं, राशन कार्ड के डीलर थोड़े हैं, कोटेदार थोड़े हैं, बात करें। नहीं समझ गया। अरे उस प्रधानमंत्री को दोबारा बिहार आने से पहले हिम्मत जोड़ना पड़ेगा, भाई साहब कि सब हमको बिगाड़ दिया सर। नहीं समझ गया। गाना गवाइए दिया सोहर मत गवा दो सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए, गांधी जी पर एक चीज यही हकीकत है कि वो भगत सिंह को बचा सकते, चाहते तो बचा सकते थे। देखिए कोई गारंटी नहीं कि बचा सकते थे कि नहीं, लेकिन अगर वो द्वितीय गोलमेज में भाग लेने नहीं जाते और ये शर्त रख देते कि भगत सिंह को छोड़ो, तब हो जाता, तब ये बात हो जाता। हाँ, बावजूद इसका क्या क्या प्रमाण है कि अंग्रेज मानते ही। जो जलियांवाला बाग में हत्यारा को अवार्ड दे रहे थे सब, अवार्ड दिया सब, कितने झूठे थे। यहां बोले सबकी सस्पेंड किया गया, वहां जाकर प्रमोशन दे दिया। हाँ? नहीं समझे। लेकिन हमारे यहाँ लोग एक बार जब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं। भगत सिंह को गिरफ्तार करने वाले गांधी नहीं थे, न गवाही देने वाले गांधी थे, न सजा देने वाले गांधी थे, न अपराध के लिए प्रेरित करने वाले गांधी थे। उस इंसान से लोगों का लगाव इतना है ना, इतना लगाव है गांधी से, इतना लगाव है गांधी से कि लोग कहते हैं कि बचाई क्यों नहीं। वो लगाव है, गांधी से नफरत नहीं है, लगाव है। जैसे मान के चलिए कि 1 जनवरी है, आप अपने आपके पिताजी आपको कुछ मान के चलिए घर गए, आपके पिताजी से सबको एक उम्मीद होती है, मान के चलिए सबको एक कुछ मिठाई लेके आए और आपको एको नहीं दिए, तो आपको अपने पिताजी से लगाव था, आप गुस्साई जाएंगे हमेशा के लिए, हमरा नहीं दिए थे, हम करिया इसीलिए। नहीं समझा गया किसी को दिक्कत। आगे बढ़े। गांधी इरविन समझौता समझ गया 5 मार्च 1931। गांधी अम्बेडकर समझौता 24 सितंबर 1932। 1932 35 को बोलिए। चले अब आगे बढ़े। हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी आगे जाकर दलितों के लिए एक अलग व्यवस्था रखते हैं, उनको अलग नाम देते हैं, हरिजन नाम देते हैं, और उनके लिए एक अलग से एक संघ बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ, और इसके अध्यक्ष बनते हैं घनश्याम दास बिरला। कौन अध्यक्ष बनते हैं? घनश्याम दास बिरला। और गांधी जी ने एक पत्रिका निकाली जिस पत्रिका का नाम था हरिजन। क्या नाम था? हरिजन। दलित वर्गों के संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने किया था। बताइए हरिजन शब्द किसने दिया है? हालांकि दलितों के लिए एक शब्द यूज होता है बहुजन। क्या हो जाता है? बहुजन। बहुजन का मतलब होता है जिनकी संख्या ज्यादा तो उन्हीं की संख्या बहुजन। दलितों की संख्या ठीक ठाक है, परसेंटेज वाइज ज्यादा है यहाँ पर। और तब से लेकर आज तक इनके मतलब संघर्ष की कहानियां अभी तक खत्म नहीं हुई, और जहां दलित पहले था आज भी वही है। और आने वाले समय निकट भविष्य में भी बहुत सुधार देखने की उम्मीद कम करेंगे, क्योंकि अब ये राजनीति के शिकार हो गए हैं। देखिए अम्बेडकर साहब इसलिए दलितों का इतना उत्थान कर सके क्योंकि उन्होंने पीड़ा को देखा था, तकलीफ सहा था, और वो जो कुछ थे अपने दम पर थे। लेकिन आज के टाइम पे दलित का नेता ऐसा कोई नहीं है जो दलित की आवाज उठा सके। कोई नहीं उठा, वो अपने लिए आवाज उठाता है। इन लोग को मदारी से डम बजाता है, खुश हो गए चल जाता है, खुश हो गए चल जाता है। तो इनका कोई सुधार की भी अभी गुंजाइश कम है। और दूसरा, इनको कितना समझाइएगा, हम यहाँ मिलाएगा जरूर, आपको अच्छा लगा, सही बोल रहे हैं, हम लोग के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हम लोग का ही नहीं सुन रहा है, लेकिन जब आप चलिएगा ना तो बाद में मजा लेंगे। तो देखा कहीं तो नहीं सुनता हुआ लो तो वही रह जाते हैं, इसलिए छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने इन लोग के उत्थान का प्रयास नहीं किया था, प्रधानमंत्री ने बहुत प्रयास किया इन लोग का उत्थान हो सके, लेकिन इन लोगों के अंदर अजीब चीज आ गई। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है भैया, पूरा बातें नहीं सुन रहा है तो क्या करना है, हम 2-4 को नेता छोड़ देते हैं, दलित नेता, वो वोट बटोर के लाएगा, इसको 2-4 मंत्री दे देंगे, काम खत्म। जब हम तुमको 10 साल से कह रहे हैं उत्थान उठ ही नहीं रहा है, तो उन्होंने भी छोड़ दिया 2-4 को नेता। हर राज्य में देखिएगा 2 नेता छोड़ दिया, तुम बटोर के लाना, तुम बटोर। समाज को क्या देना आ रहे तो गोली मारो, तुम लोग 2 मंत्री लो, समाज छोड़ो, हो गया। आप इंडिविजुअलिटी खो दिए, इंडिविजुअलिटी रहनी चाहिए। फूलन देवी को तो मार ही दिया गया। और सबसे उपटांग थे ओबीसी वाले। ओबीसी के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया तो बीपी सिंह ने किया। बीपी सिंह ने काम किया है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक भी ओबीसी वाला उनको थैंक्स नहीं करता है, एक भी ओबीसी वाला उनको ऑब्लाइज नहीं होता है, लेकिन नाम नहीं जानता है,
नहीं समझा गया? अच्छा ये मिडिल क्लास, अच्छा गांव में देखिएगा ना, एक मिडिल क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो कहीं किधर का नहीं है। मिडिल क्लास में ना, अगर सरकारी योजना मिलेगा धन गरीब बन जाएगा, राशन कार्ड बनेगा धन गरीब बन जाएगा, कंबल बनाएगा धन गरीब बन जाएगा, अगुआ आएगा तो अमीर हो जाएगा, मेहमान आएंगे अमीर हो जाएगा, पंचायती होगा अमीर हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा अरे अमीर हो जाएगा, थाना में जाएगा गरीब आदमी को सताया जा रहा है, तुरंत से पलट जा रहा है आदमी। ये बहुत खतरनाक है। सब ये मिडिल होगा, औस्ती नहीं रहा, गिर गई तो स्क्रीन के डिस्प्ले जैसे चेंज हो रहा है, मोबाइल का डिस्प्ले एकदम चेंज हो रहा है। नहीं समझ गया? वैकेंसी निकलेगा धन क्रिमिलियर में हो जाएगा, तुरंत क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर फटाफट चेंज होता है। तो ये है, ये कितना बन रहा है साहब? वैकेंसी निकल रहा है तो धन गरीब हो जाए, सर्टिफिकेट बनाना पटाख से गरीब हो जाए, ये बड़ी खतरनाक चीज चल रहा है। किसका डीडब्ल्यूएस का? मतलब तुम्हारा कहना है कि सरकार दे रही है तब नहीं बनवा रहे लो? हाँ मतलब आप ईडब्ल्यूएस खत्म कराना चाह रही हैं? नहीं मतलब आप भरपूर यूज करना चाह रही है, मतलब सरकार दिया तो कहीं नहीं हम गरीब बनेंगे। अच्छा ये कहना है, मतलब क्या कहना है, सरकारी योजना दिया तब ना यूज कर रहे हैं, आप यूज कीजिए, मिस यूज नहीं करिए। अगर सच में देखो तो बाबू समझो, ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी में गरीब लोग नहीं है या उनके साथ, उनके लिए 10% जो था तो है कि भैया जेन्युइन यूज करे, जो गरीब है वही यूज करे। अब ये आईएएस अधिकारी थी पढ़ाई ना, बिना मतलब कहीं खूब बढ़िया से स्विट्जरलैंड घूम रही थी, गरीबी कोटा से आईएएस बनी थी, स्विट्जरलैंड घूम रही है, पकड़ा के तो बाकी नौकरी चल गया उसका, यही खराब लगता है। बन तो गई आईएएस, लेकिन तुम लोग बाबू हमेशा एक चीज याद रखता है, पूजा हेड करे। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जितने बड़े आदमी से मिलना, वो सारे लोगों को तुम्हारा ना उनको गिफ्ट चाहिए, ना तुमसे खाना पीना खाएंगे, ना कुछ खाएंगे। हाई लेवल का इंसान को बस एक चीज पसंद है, प्राइवेसी। उसको ना तुमको खाना से मतलब तुम्हारे खाना से देर फ्री में पड़ा है, तुम तो इंतजाम करोगे पहले रखा लो, तुम्हारे खाने पीने से नहीं, मतलब उसको प्राइवेसी से। और जितना लो लेवल पे जाओगे वो प्राइवेसी में कुछ चाहिए नहीं, इसलिए वो बड़का लोग पे जाना नहीं चाहता है, क्योंकि आते कुछ देखेगा, कुछ कोनो काम करके चलेगा, बड़का कुछ पता नहीं चलेगा। एगो नया समोसा खा के आएगा, फोटो खींच के स्टेटस लगा, आज गरम समोसा गांधी मैदान, गंद लगा दे। हाँ गौर करके देखना, सबको तनिको पसंद नहीं है, इसीलिए तुम गौर करके देखना, वो हाई लेवल वाला आदमी जो होता है ना, बार बार कतराने लगता है, कहता है इनके पास जाने का मतलब प्राइवेसी खत्म कर देगा। हाँ हाँ खूब। उसके बाद तुम गौर करके देखना, वही सब चीजों से बहुत कतराता है सब। हाँ दोनों लड़ती है सर, अच्छा दोनों बतियाते रहती है सर। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। हाँ क्या बतियाती हो जी तुम लोग, कौन महिला सबको क्वेश्चन पूछ रहे थे? ए अल्लाह नहीं कर तुम। चलिए ध्यान से देखते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? चलिए अब भाई बाला को देखा जाए, जिनवा को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, ढाका में 1906 में मिंटो ने करवाया था, आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान। आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान, खान कहिए या खान कहिए, ये इन लोग का टाइटल है, समझा गया? राजपूत लिखता है सिंह और पठान लिखता है खान, ये दोनों मतलब कहते हैं कि लड़ाकू है, दोनों लड़ाई झगड़ा करने में एकदम, समझा गया? युद्ध वगैरह का काम। तो आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान को नेतृत्व दिया गया, ढाका में स्थापना की जाती है। ये क्यों की जाती है ढाका में? क्योंकि बंगालियों ने इतनी एकता दिखाई थी 1905 में कि अंग्रेजों ने कसम खा लिया था, तुमको बर्बाद नहीं कर देंगे तो तुम याद करना। तो इन्होंने कहा कि मुसलमानों को खड़ा कर देते हैं, तो मुसलमानों से लड़ने के लिए किसे खड़ा कर दिया? मुस्लिम लीग को अलग कर दिया। मुस्लिम लीग को क्या कर दिया था? अलग कर दिया। 1909 में मुसलमानों को इसलिए मुस्लिम लीग ने अलग क्षेत्र ले लिया। 1909 में मुसलमानों को क्या मिल गया? पृथक क्षेत्र। इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। लेकिन कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया कि स्वीकार नहीं किया, इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जमता नहीं था। लेकिन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में समझौता करा दिया और कांग्रेस ने यह बात मान लिया कि मुसलमानों का अलग क्षेत्र है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, हमें ऐतराज नहीं। और ये वह समय था जब मोहर लग गया था, देश का विभाजन होगा। समय का निर्धारण था। अंग्रेजों ने कहा कि अभी बांट देंगे, दो जगह प्रशासन करना पड़ेगा। अभी जब तक लूट रहे तब तक लूटते हैं, जब जाएंगे तो बांट के चले जाएंगे। ये आपस में लड़ेंगे और कभी आपस में चिंतन ही नहीं कर पाएंगे, इन्हें लड़ाने वाला हम हैं। इसलिए उससे पहले इन्होंने मैकाले को सेट कर रखा। एजुकेशन सिस्टम ऐसा रखा कि आज भी हम ये सोच नहीं पाते हैं कि मंगल पांडे ने विद्रोह तो जरूर किया था, लेकिन ब्रिटिश सेना में भर्ती किसको मारने के लिए हुए थे? वो ये चीज हम लोग को, भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में जा रहे थे तो ये वापस लाए ना सुभाष चंद्र बोस। पहली बार भर्ती नहीं होना चाहिए था, और गांधी ने तो सबसे ज्यादा भर्ती कराया था, सार्जेंट की उपाधि मिली थी। अच्छा उसके बाद 1919 में जब दिल्ली वाला भाग मिला ना, तब इनका दिमाग ठंडा है गांधी जी का। तब समझ में आया कि अंग्रेज किसी के नहीं होते। समझ गया? 1909 में मुस्लिम लीग को अलग क्षेत्र मिल गया और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग में क्या करा दिया? समझौता करा दिया और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मान लिया गया। मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का विचार सबसे पहले मोहम्मद अली इकबाल ने दिया। किसने दिया? मोहम्मद इकबाल। किसने दिया था? मोहम्मद। तो बताइए द्विराष्ट्र की बात सबसे पहले किसने की? मोहम्मद इकबाल। इलाहाबाद अधिवेशन में किया। पाकिस्तान शब्द को दिया था चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द आया था चौधरी रहमत अली। विचार दिया था, विचार दिया था, शब्द आया था चौधरी रहमत अली। विचार दिया, नामकरण। अभी भी इतना किसी में इतना हिम्मत नहीं था कि लड़ सके, पाकिस्तान अलग देश मांग सके। उतना ढीठ और बेशरम अभी कोई था नहीं। तब तक 1937 में चुनाव होता है। 1937 में क्या होता है? चुनाव होता है। अब इसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाकर समझना पड़ेगा। इस 1937 के चुनाव को ध्यान से समझिएगा कि साइमन कमीशन 1927 में गठित होता है और इसी साइमन कमीशन के आधार पर, किस आधार पर?
भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होता है और 1935 में कह दिया जाता है कि राज्यों में अब केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहे। या कि हम पढ़ाए थे पॉलिटिक्स कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया था राज्य पूरी तरह स्वतंत्र रहेंगे, उस पर अंग्रेजों का कोई अधिकार नहीं हो। तो जब स्वतंत्र रहेंगे तो इलेक्शन कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो इसी के तहत 1935 के तहत चुनाव हुआ था 1937 में। क्या हुआ? चुनाव हुआ 1937 में। चुनाव कब हुआ? 1937। इसमें कांग्रेस जो थी और मुस्लिम लीग, कांग्रेस लगभग 8 राज्यों में सरकार बना ली और मुस्लिम लीग केवल 2 राज्यों, समझा गया? केवल 2 राज्यों में सरकार बना पाई। जबकि जिन्ना इतना रोला काटा था कि हमारे एक इशारे पे मुसलमान कुछ भी करने को तैयार है। इधर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि सबको अंगूठे छाप समझाएगा? नहीं समझा गया? मुसलमान और पढ़ा लिखा मुसलमान दोनों में अंतर होता है। नहीं समझ गया? और भी इंडियन मुसलमान, नॉर्मल मुसलमान सब अलग है। इंडियन मुसलमान में अभी भी समझ में आता है। पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को देखोगे ना, नहीं समझ गया? अभी क्या हाल है बांग्लादेश का देखिए, सरकार बनी थी ना जी, 2 राज्यों में किसकी सरकार थी? पूरे मुस्लिम लीग का किरकिरी हो गया। जिन्ना ने भौकाल काटा था कि हमारी सरकार है, हमारा दबदबा है, बिना हमारे कुछ सरकार नहीं बन सकता है। 2 राज्य में सरकार बना। 8 में किसका हो गया? कांग्रेस का हो गया। 8 में कितने का हो गया? कांग्रेस का हो गया। पता है इसमें मुस्लिम लीग की बेइज्जती थी कि नहीं? घोर बेइज्जती हो गया। जिन्ना को तो मुंह छुपाने का जगह नहीं मिल रहा था कहीं। जिन्ना को मुंह छुपाने का जगह नहीं। जिन्ना को ऐसा हो गया कि जिन्ना क्या करे, तो इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। क्या चालू हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945। इसी बीच सुनिए ध्यान से, 1939 में अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सैनिक भी लड़ेंगे अंग्रेजों की ओर से। भारतीय सैनिक भी लड़ेंगे अंग्रेजों की ओर से। कौन लड़ेगा? भारतीय सैनिक भी लड़ेंगे अंग्रेजों की ओर से। इससे मुस्लिम, इसलिए इससे कांग्रेस को बहुत नाराज हुआ। कहा कि हम 8 राज्यों में सरकार में हैं, हमसे तुमने पूछा भी नहीं और भारतीय सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया। हमें किस लिए सरकार में तब रखे हो जब हमसे पूछना ही नहीं है? कांग्रेस वाले उस समय कितने बड़े देशभक्त थे कि 8 राज्य की सरकार से त्यागपत्र दे दिया, ताकि हमें चाहिए ही नहीं ऐसी सरकार। कब दे दिया? 22 दिसंबर 1939 कांग्रेस ने क्या दे दिया? त्यागपत्र। कांग्रेस ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। ये होता है देश, ये होता है देश। कोई चपरासी का पद नहीं छोड़ेगा, वो 8 राज्यों से मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। और गद्दारी क्या होती है? जिन्ना से पूछो, वो 2 राज्यों में सरकार बनाया ही रहा, खुशी मनाया कि हमसे पीछा छूटा इन सौ से। मुक्ति दिवस मनाया ऑफिशियली, मुक्ति दिवस मनाया ऑफिशियली। मुक्ति दिवस क्या मनाया? ऑफिशियल। तो जिन्ना इतना थेथर था, यहीं से अंग्रेजों की नजर पड़ी जिन्ना पर कि यार इतना बेशरम इंसान की ही जरूरत थी हमें। इनके देश के सैनिकों को हम लाए हैं, बिना इनसे पूछे लाए हैं। एक और कांग्रेस है जो बहुमत में है, 8 राज्यों में सरकार है, वो इसका विरोध करने के लिए पूरे राज्य सरकार से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। इसे भी दे देना चाहिए। ये हमसे थोड़ी लड़ रहा है, ये तो कांग्रेस से खुद ही लड़ रहा है। तब नजर गई किसके ऊपर? जिन्ना की। पता नहीं नाथुराम क्या कर रहा था उस टाइम। हाँ बाबू, वो कोई बहुत बहादुर थोड़ी था। एक बूढ़ा आदमी को मारने वाला, 80 साल को मारने वाला, बहुत बड़ा बहादुरी तो नहीं कहेंगे उसे। यही वो समय था जब जिन्ना को उड़ा देना चाहिए था। सोचिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। अगर ये मुक्ति अंग्रेजों से मिलती तो हमें भी खुशी होती कि तुम मुक्ति दिवस मना रहे हो, हम भी तुम्हारी खुशी में शरीक होने आते, मिठाइयां खाने आते, तुम्हारे साथ हम लोग भी खुशियां मनाते। क्योंकि अंग्रेजों से मुक्ति मिलती तो तुमने हमारी ही लोगों से मुक्ति मांग लिया। ये बहुत खराब दौर आ गया और गांधी भाप गए थे जिन्ना को। इसलिए गांधी बुलाए मौलाना अबुल कलाम आजाद को और कहे कि अगले साल इलेक्शन है कांग्रेस का, आप खड़े होइएगा इलेक्शन में और आप उसके बाद हम कह के इलेक्शन बंद करा देंगे। आप ही रहिएगा कांग्रेस का अध्यक्ष, क्योंकि जिन्ना अंग्रेजों से नहीं लड़ेगा, जिन्ना कांग्रेस से लड़ेगा और बार बार हिंदू मुस्लिम करेगा। हम लोग कुछ भी कर देंगे तो उतना वैल्यू नहीं रहेगा। आप मुसलमान है और नाम ही इसकी शुरुआत के आगे मौलाना लगल है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुसलमान आंख नाक कान फेफड़ा सब बंद करके आपकी बात मान लेगा। तो मौलाना अबुल कलाम को बना दिया गया गांधी के कहने पर अध्यक्ष। क्या ये डिसीजन सही था या गलत? और उन्हीं के कहने पर कहा गया कि अब इलेक्शन मत कराओ, कोई और जीतेगा, जिन्ना और तांडव करेगा। और जिन्ना को इस बात से इतनी नफरत हो गई थी। जिन्ना बोले किससे? वो बात बोलता था मुस्लिम मुस्लिम। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री यही थे। IIT का सपना, एम्स का सपना, IIM का सपना, ये जो बड़े मैनेजमेंट का सपना, यही नहीं सबका उस टाइम के थिंकिंग। आज तो उसके ब्रांचेस खुल रहे हैं, आइडियोलॉजी थोड़ी खुल रही है। मान के चलो तुम प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या कहोगे? एम्स 25 की जगह 10 कर दे। अरे भैया तुमको 25 10 और बढ़ा दो। ये तुम्हारी आइडियोलॉजी नहीं है, ये तुम्हारा एग्जीक्यूशन है, उसे बढ़ा रहे हो। तुम्हारी जगह कोई भी आएगा तो वही पाएगा। आप नया थिंकिंग लाओ। सोचिए, इस देश में आज भी वही आइडियोलॉजी है जो IIT के समय की थी। अभी तक अभी केवल ब्रांचेस खुल रहे हैं और ब्रांच में भी तो आते हैं हम लोग एम्स खोल दिए। आइडियोलॉजी नहीं थी कि बहुत पहले की थी आइडियोलॉजी एम्स। कोई नया चीज नहीं। अब कोई प्रधानमंत्री रहेगा तो थोड़ी देर 5 साल हम सुतेंगे भाई। आपका ये नाम कब होता है? जब आप अपना कुछ आइडिया लाइए तब नाम होता है। जैसे मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को बहुत महत्व दिया, ये उनका नाम होता है। जितना डिजिटल इंडिया बढ़ा है, किसी और के टाइम पे भी बढ़ता, बट इस रफ्तार से नहीं बढ़ता। वो टेक्निकली बहुत एडवांस इंसान है। तो सबका अपना अपना एक चॉइस होता है। तो गांधी पर यहीं से आरोप लग गया, एक मुस्लिम को इसने 6 साल के लिए अध्यक्ष बना दिया। और जस्ट उससे पहले 1939 में गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से हटवाए थे। पता भी सिद्धारमैया को दिए थे। कहते कि तुम सरदार इनको सुभाष चंद्र बोस को गरम दल वाले हो, तो चक्कर में पूरा कांग्रेस को प्रतिबंध लगा देगा। तो सुभाष चंद्र बोस इस चीज को समझ गए और हट गए। तो अल्लाह उड़ा दिया सर। देख रहे हैं गांधी को जीतल कैंडिडेट को उतरवा दिया। अभी मौलाना को 6 साल के लिए बना दिया। ये बात नाथुराम को चुभ गया, गोली चुभा दिया। भारत में ना एक चीज हमेशा याद रखो, बेवकूफों के सामने तुम बहुत बड़ा षड्यंत्र या बहुत बड़ी स्ट्रेटजी नहीं चल पाओगे। बेवकूफों के आगे अगर तुम स्ट्रेटजी चलोगे तो कुछ नहीं बुझाएगा। और इसका जीता क्या कि गेम और देते हैं। मतलब गुलामी की बात छोड़ो, 1999 में, यही आज ही का डेट था 31 दिसंबर 1999, हमारा एक विमान काठमांडू से हाईजैक हो गया।
और पायलट ने झूठ बोल के आतंकवादियों से फ्यूल नहीं है, हम पाकिस्तान तक नहीं जा पाएंगे, मैक्सिमम हम लोग उतर पाएंगे तो अमृतसर लाहौर उतर पाएंगे, हमको बस यहाँ से छोड़ अमृतसर लाहौर का अमृतसर उतर पाएंगे, हम आगे नहीं जा पाएंगे, जबकि उसके पास फ्यूल था। तो झूठ बोला था, जबकि उस पायलट के ऊपर कनपट्टी पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बंदूक रखा था। इसके अलावा उसने एक दूसरे पायलट का मार के सर फोड़ दिया था, चाकू तक मार दिया था। इसके बावजूद वो देख रहा था, वो झूठ बोला था कि हम अपने देश में उतरेंगे तो मेरा देश हमें बचाने आएगा। उसने उतार दिया अमृतसर एयरपोर्ट पे, जबकि उसमें फ्यूल था। उसमें क्या था? फ्यूल था। वो प्रेशर वाले इंडिकेटर को दिखा रहा था कि खत्म हो गया, खत्म हो गया है। एटीसी से पूछ रहा था, वी हैव नॉट एटीसी से करा, हमारे पास थोड़ा भी फ्यूल नहीं है, हम उड़ान ही नहीं भर सकते हैं, हम उड़ान ही नहीं भर सकते। एटीसी वाला का, एटीसी वाला खूब खुश था, इसमें तो फ्यूल ही नहीं है, अब ये उड़ेगा कैसे? अब हम आराम से कमांडो कार्रवाई करेंगे। 1 घंटे तक भारतीय कमांडो कुछ नहीं किए सब। तब अंग्रेजों को डाउट हो गया कि तेल लेने के लिए तुम उतरा है, 1 घंटे तक कोई नहीं आया, इसका मतलब तुम झूठ बोला है। उसको मारे सब पहले पायलट को, अब बहुत मार मारे सब। अब कहीं से तेल नहीं, कोई बात नहीं, उड़ हवा में मरेंगे लोग, उड़ के फिर वो गया और लाहौर उतरा। सोचो कितना पेट्रोल बचाया हुआ था इंसान। इसलिए तुम बेवकूफों के सामने स्ट्रेटेजी करोगे तो खुद मार जाओगे। गांधी जी स्ट्रेटेजी कर रहे थे, मौलाना अबुल कलाम को जिन्ना के पैरेलल में खड़ा कर रहे थे, इन्हीं को पैरेलल कर दिया। नहीं समझ गया? वो कह रहा है। अच्छा, बाद में मीडिया ने पूछी कि आप उड़ने का परमिशन क्यों नहीं देते? क्योंकि पायलट ही बोला था कि मेरे पास फ्यूल नहीं है, पायलट ही बोला था कि मेरे पास फ्यूल नहीं है। और ऐसा पैसा बैल भारत में थे सर, अरे बैल काठमांडू फोन कर लेता कि जहाज उड़ी है, जहाज नंबर इतना है, कितना फ्यूल भरे थे, बता देता कितना फ्यूल भरे हैं, और उसका कैलकुलेशन कर दो कितना फ्यूल भरा है, और इतना दूर उतरा हुआ है अभी अमृतसर में, कितना फ्यूल बचा होगा। बैल कहीं का तो छोड़ दिया होगा। अब जहाज उड़ के चल गया, उतर उतर पाकिस्तान में लाहौर में, तो अब जगह हम कमांडो कार्रवाई करेंगे, कौन सी कमांडो करो, चल गया वो। 1 घंटा रुको तो कुछ नहीं, अरे एक गोली मारते तो टायर भाग जाता। अरे सब होता है यहाँ पे, अपने देश में रहते तो कुछ होता है यहाँ पे, नहीं समझे? तो हमारे यहाँ एक से सब इनकी आगे ना ढेर स्ट्रेटेजी कीजिएगा तो बुझाएगा नहीं यहाँ पे, अब आप ही को पकड़वा देंगे सब। नहीं समझ गया? 1857 की क्रांति क्या विफल हुई थी? 30 मई को क्रांति करना था, मजबूरी में 10 मई को हुआ था, 20 दिन पहले हुआ था। ये सब दारू पी के अंग्रेजों को धमकी देते, 30 मई बता देंगे 30 मई। अंग्रेजों ने कहा कुछ 30 मई को मारेंगे, इस दारू पी के सब बक दिया, सब कूल पोल खोल दिया, दारू पी के बक दिया, सब डिसमेंटल कर दिया। 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन को अंग्रेजों ने आधा म्यांमार भेज दिया, आधा असम भेज दिया, सबसे हथियार जब्त करा लिया। नहीं समझ गया? आधा को छुट्टी पे भेज दिया। ऐसा ऐसा काम किया था। तो जब टाइप कराएंगे तो दिक्कत होगा। शराब पीने वाला सब ना, अगर शराब पी लेगा तो सब सच बोल देगा, पर्दा हट जाता है। देखो शराबी सब जंगल में अपना चखना बना रहा था, शेर आ गया तो शेर को दौड़ा दिया सर। अब 3-3 शेर थे सर, तीनों भाग गए सर, 3 शेर थे सर, तीनों भाग गए सर। अगर यार आता उसका, हमारा चखना छीनेगा, चखना छीनेगा मेरा। शेर कहा कि यार आदमी नहीं लग रहा है, आदमी तो बहुत आए हैं यार, ये अलग ब्रीड है, भाग गया शेर धर के मारे। सोचिए, हाँ सच्ची घटना, इसका पूरा वीडियो है। हाँ मुस्लिम लीग समझ आया है तो मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया? हाँ 22 दिसंबर 1939। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से पूछे ही कांग्रेस की बिना अनुमति 3 लाख सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया गया, जिस वजह से कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को वायसराय की परीक्षा से क्या दे दिया? त्याग पत्र दिया। मुस्लिम लीग ने इस दिवस को क्या मनाया? मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस। अब इतना बेशर्मी के बाद अंग्रेजों को क्या मिल गया? जिन्ना। तो जिन्ना को अंग्रेजों ने कहा कि आप अध्यक्ष बनिए। तो 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है, जिसका अध्यक्ष जिन्ना बनता है, और इसी अधिवेशन में यह पृथक पाकिस्तान की मांग कर देता है, और यहीं से पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी, पहली बार मांग की गई थी 1940 में। इससे पहले मोहम्मद इकबाल ने प्रस्ताव रखा था। मोहम्मद इकबाल ने क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था। मोहम्मद इकबाल ने क्या रखा था? चौधरी रहमत अली ने नामकरण किया था, और जिन्ना ने क्या रख दिया? मांग। 1900 किस अधिवेशन मिला? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग। अब इसके बाद जिन्ना ने मांग रख दिया। अब किसी मीटिंग में जाता था तो इसका नारा था बांटो और आजाद करो, पहले बांटो तब आजाद, बांटो और आजाद। भारत का यहाँ से स्थिति खराब हो गया, समझा कि नहीं? गया पाकिस्तान की मांग कर दी गई थी। किसका मोबाइल चल रहा है जी? बाहर हल्ला कर रहा है सर। चलिए, 1945 में वेवला के आगे जिन्ना गया, शिमला सम्मेलन में जिन्ना गया। जिन्ना ने कहा कि हमारे लिए अलग पाकिस्तान दिया जाएगा, वेवला भगा दिया, भाग सभी तरह कोई पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अंग्रेज बिजी थे सब। सेकंड वर्ल्ड वॉर में कोई डिसीजन लेने वाला नहीं था, अंग्रेज बिजी थे सब, और कोई डिसीजन लेने वाला नहीं था। आगे बढ़े, अंग्रेज थे सब बिजी, डिसीजन लेने वाला कोई था ना, इसलिए जिन्ना को कोई खास वैल्यू मिली नहीं। अंग्रेज इस बात की दुविधा में थे कि अगर हम पाकिस्तान बना दें और कहीं जो ये रूस और चाइना के फेवर में चला जाए, तब बहुत डरे थे अंग्रेज इस बात को लेकर कि बनाने को तो बना दिया जाएगा, अगर ये चला गया फेवर में तो क्या होगा। तो इसलिए बड़ा धोपच में थे सब। बाद में धीरे धीरे मेंटेलिटी पता चल जाती है, तो इन लोगों ने क्या किया? पाकिस्तान की मांग को इग्नोर किया। इस बात का जिन्ना को लग गया खराब। जिन्ना ने कहा कि अब हम अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र लगाते हैं। पूरे भारत में दंगा फैला दिया जिन्ना, पूरे भारत में जिन्ना ने क्या फैलाया? दंगा। आजादी के ठीक 1 साल पहले 16 दिसंबर 1946, 16 दिसंबर 1900, 16 अगस्त, दिसंबर बोले हैं, थोड़ा सा पीछे चलिए। तो 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, याद रहेगा? 16 अगस्त 1946 जिन्ना ने पूरे भारत में दंगा फैला दिया, जिसका नाम रखा डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई। सोचिए कितना बेशरम था, दंगा फैलाया, अब प्रॉपर उसका नामकरण किया डायरेक्ट एक्शन। इतने दंगे हुए कि वह समय था जब भारत अंग्रेजों से ज्यादा हिंदू मुसलमान के दंगों से पीड़ित हो गया था। तब जाकर यहाँ पर जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, ये सारे लोग मिलकर देश के विभाजन को एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अब विभाजन कर देते हैं। तो गांधी ने कहा था विभाजन के लिए मेरे लाश से गुजरना होगा, और ये बात सीरियस ले लिया कौन? सीरियस ले लिया कौन?
आज भी देखना ना, अजीब मेंटेलिटी है। आज भी देखना कि बांग्लादेश में इतना गलत हो रहा है माइनॉरिटी के साथ। एक हिस्सा जो अपने को बहुत एग्रेसिव समझता था वो कह रहा है गलत हो रहा है। अरे यार गलत हो रहा है तो एक्शन लेने को बोलो, वो नहीं होगा। कुछ कुछ चीजें, अरे भाई गलत हो रहा है तो तुम मसला पर हट के आके हम लोगों से बोलोगे। यहाँ विद्यार्थी क्या करेगा, गलत हो रहा है गलत हो रहा है। इतना छोटा देश में युद्ध करने से पहले, आक्रमण करने से पहले यदि इतनी बार सोचा जाएगा तो भाग्य जी। ये तो चीन से लड़ने तो बड़ी दिक्कत होगा। ढेर सोचना नहीं चाहिए, थोड़ा सा युवा वाला टाइप का आदमी रहना चाहिए। योगी जी भी तो सरकार के ही हिस्सा है, वो कौन से कांग्रेस के सदस्य हैं, विपक्ष में थोड़े हैं, वो भी किसमें है, सरकार में ही है। तो यहां से आखिरी उपाय था जिन्ना का, जो उसने दंगा फंसा दिया। और सबसे बड़ा दंगा नोआखली में हुआ था। बांटो और आजाद करो को नारा था। नोआखली के दंगे को रोकने के लिए महात्मा गांधी गए थे और महात्मा गांधी ने उस दंगे को रोका था। लेकिन इतना मारकाट हो गया कि सीरियल रेडक्लिफ के नेतृत्व में एक रेखा खींच दी गई, रेडक्लिफ रेखा, और भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। तो बताइए, सीरियल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया 14 अगस्त 1900। अब सोचिए, किसी से पूछा तक नहीं, बस अगले दिन अखबार में पता चलता है कि देश का विभाजन हो गया। तो यहाँ के लोगों के लिए वो नया था। बहुत सारे लोग विभाजन के बाद इधर से उधर गए भी नहीं थे, कहते कि विभाजन हो गया तो क्या दिक्कत है, हम लोग वैसे ही रहेंगे। लेकिन इतनी नफरतें बढ़ा दिया जिन्ना ने, इतना नफरत फैला दिया जिन्ना, जबकि भारत से कभी भी, टिल आज भी, आज की डेट में भी भारत से कभी भी हम लोग पर्सन टू पर्सन इस बात का नफरत नहीं फैलाए। पाकिस्तान का नेता सोचता है कि भारत से नफरत फैला दे, हमारे देश का नेता भारत से पाकिस्तान से नफरत नहीं सोचता है। हमारे देश का नेता आत्मनिर्भर है, वो देश में नफरत फैलाने को सोचता है। स्वदेशी अपना है, अपने को तोड़ो। आप लोगों को क्या लगा था हम भारत के नेताओं को अच्छा बोलेंगे? बांग्लादेश के नेताओं को देखिए, वो भारत के प्रति झाड़ बोल रहा है, अपने बांग्लादेशियों को कहता है ये भारत के प्रति नफरत बोलता है। पाकिस्तान के नेताओं को देखो, वो भारत के प्रति नफरत बोलता है। हमारे देश के नेता आपस में नफरत बोलता है, अलग लेवल का लेके चल रहा है। नहीं समझ गया? तो पाकिस्तान का विभाजन अगर जिन्ना नहीं होता और जिन्ना इतना बेशर्म नहीं होता तो विभाजन नहीं हो सकता। बेशर्मी की पराकाष्ठा थी जब उसने मुक्ति दिवस मनाया था। बेशर्मी की मिसाल मान लीजिए कि पूरे देश में दंगा फैला के बाकायदा उसका नाम दिया था कि इस प्लान का नाम है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन। उस दंगे को रोकने में केवल एक आदमी आ गया था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ओकरे को धक्का बदनाम कर दिया। समझ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका कब हुई थी? ढाका वायसराय। मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खान एवं सलीम। द्वि राष्ट्र की सबसे पहली बात, मोहम्मद इकबाल। नामकरण रहमत अली। द्वि राष्ट्र की पाकिस्तान की मांग किसने किया? जिन 1940। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 2 कार्रवाई बनाई अब तक? एक, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। क्यों मुक्ति दिवस मनाया गया था? कांग्रेस के सामूहिक त्यागपत्र। और एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष कार्रवाई बनाया। क्या बनाया? प्रत्यक्ष कार्रवाई बनाया। बेशरम। प्रत्यक्ष कार्रवाई किस लिए था? दंगा फसाते हुए। इसलिए किसी को दिक्कत? पाकिस्तान बन गया, देश का आजादी मिल गया। देश क्या हो गया? आजाद। तुम काला का हंसो मत, बहुत भयानक लग रहे हो। ना हंसो नहीं, अगुआ भाग जाएगा देख के। भयानक लग रहा है एकदम। काला लड़का हंसने लगता है, हाँ लगता है। हाँ, बड़ा बाबू बनने वाला है। चलिए, हम लोग को देखना है सुभाष चंद्र बोस को। ये सब तो पढ़ा दिए। अब देखते हैं हम लोग क्या, सुभाष चंद्र बोस। रेडी? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1857, उड़ीसा के कटक। उड़ीसा के कटक। उस समय उड़ीसा स्वतंत्र या बंगाल का पड़ता? बंगाल का पड़ता। सुभाष चंद्र बोस के बचपन का नाम? चित्तरंजन दास बोलते हैं। सुभाष चित्तरंजन दास उनके गुरु का नाम था। 1920 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। वो कांग्रेस के 2 बार क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। बचपन का नाम 2 लोगों का पूछता है, स्वामी विवेकानंद का और दयानंद सरस्वती का। इनका हम ऐसे पूछ दिए। चित्तरंजन दास बोले, आज पूरा पेज पढ़ के कौन वही लिखा है सर? नहीं लिखा है। विवेकानंद का पूछता है और स्वामी दयानंद सरस्वती का पूछता है। समय मूल शंकर और नरेंद्र दत्त। हम ऐसे ही सोचे कि कुछ पूछे। अच्छा, यही बोला था नरेंद्र दत्त। आज बोला था क्लोरोफिल। आगे बढ़े। पूरा पैराग्राफ पढ़ के करिए। नहीं मिल रहा है सर। कौन सा नाम मिल जाए? चिपका देना। तो ठीक है, यहाँ आसपास में कहीं जिन्ना नहीं लिखा था। पहले नाम का जिन्ना बोल देती। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं।
सुभाष चंद्र बोस 1920 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास हो जाता है, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के कहने पर नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ देते हैं। महात्मा गांधी सबसे ज्यादा अगर किसी से कुछ छुड़वाए हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी का कुछ रहा है सुभाष चंद्र बोस का। नौकरी छुड़वाई 1921 में और 1939 में कांग्रेस पद पे थे। लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता करके किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र। दूसरा आदमी रहता ना, इतना नाथूराम गोडसे कई टुकड़ा में काट देता। इतना अगर नाथूराम गोडसे नौकरी छोड़ा रहता ना, इनको झोला में भर के पटकता। चूहा चूहा में कैसे पटकते हैं लोग? बहुत मार पड़ता इनको तो। नहीं पता, आता लोग नहीं था, नहीं तो बहुत मार पड़ता। चलिए देखते हैं हम लोग 1920 में क्या निकाले? इंडियन सिविल सर्विस। अब त्याग पत्र दे दिए अगले साल, क्योंकि गांधी जी बोले थे अच्छे दिन आने वाले हैं। कौन बोला था? एक साल में क्या होने वाला है? यही बोला था नौकरी को जो दिए सुभाष। अब वे गुजरात से फिर आए मोदी जी। गुजरात वाले बहुत दिमाग वाले होते। सुभाष चंद्र बोस से क्या छोड़ा दिया नौकरी? सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा में अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? फिर अगले साल 1939 में त्रिपुरी में अध्यक्ष बन गए। त्रिपुरी में तो महात्मा गांधी के कहने पर क्या पद दे दिया? गोडसे अगर नौकरी छोड़ा तो आज तक नेता हल्ला करता था कि गांधी के कहने पर नौकरी छोड़ दिया। ये बात सही बोल रहा है। आज तक हल्ला करता है चपरासी की नौकरी छोड़ दिया इनके कहने पर। वो तो लेकिन इन लोग में आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। सुभाष चंद्र बोस हकीकत में नरम दल में सेट भी नहीं हो पाते। नरम दल वाला आदमी नहीं था। अब हमारा कोई कह दे कि नरम दल में रहिए और जाके आप पाकिस्तान से डायलॉग कीजिए आतंकवाद के मुद्दे पे, नहीं चल जाएगा। तब तो हो गया हमारे से समझौता, हम तो टेबल पर बैठ के पहले मारेंगे। आगे बढ़े तो बताइए सुभाष चंद्र बोस 1938 में कहां अध्यक्ष बने? हरिपुरा। और 1939 में त्रिपुरी। कहां पे? त्रिपुरी। त्रिपुरा नहीं जी, त्रिपुरी। त्रिपुरी कहां पर? त्रिपुरी। ये मध्य प्रदेश में जगह है त्रिपुरी। मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास एक जगह है त्रिपुरी, वहां पर अध्यक्ष बने थे। इस समय चल रहा था, जरा गौर से देखिए 1939 को ध्यान से। वो सेकंड वर्ल्ड वॉर का समय चला। अंग्रेज सब अभी फुल फॉर्म में थे सब, और सेकंड वर्ल्ड वॉर ज्यादा दिन चला भी नहीं था। अंग्रेजों के पास गोली बारूद की कमी नहीं थी। और गांधी जी देख के आए थे विंस्टन चर्चिल को। इस समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। उसने पहले आदेश दिया मशीन गन से गोली मरवा देना, अगर कोई कुछ बोले तो। कोई कुछ बोले तो सीधा गोली मरवा देना। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा सुभाष चंद्र बोस से कि देखिए आपको हम दोबारा इस्तीफा दिलवाने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कहां से? ये तो दिलवा आप कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए, नहीं तो पूरे पे प्रतिबंध लग जाएगा। बेहतर होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तो करेंगे हम, हर जगह हमको छोड़ ही रहे। तो इन्होंने कहा कि एक अलग से कोई गरम दल बना लीजिए, आप जो मन नाम रख लीजिए। तो महात्मा गांधी के ही कहने पर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। जस्ट अगले साल 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा के सारी संपत्ति जब्त करके सुभाष चंद्र बोस को जेल में भेज दिया। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ये आदमी पहले भाग जाता था। तो महात्मा गांधी से पूछा कि कैसे पहले भाग जाते थे? क्योंकि यही नहीं कि चोटन के मोहल्ला में पढ़ाई हम भी किए हैं। ये चोरन के मोहल्ला में पढ़ाई हम भी किए हैं। नहीं, अगर सुभाष चंद्र बोस अलग नहीं हुए रहते तो 1940 में पूरा कांग्रेस खत्म कर देता। खत्म कर देता कि नहीं? खत्म कर देता। तो 1940 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप पर इन्हें जेल हो गया। और इन्होंने 1939 में छोड़ा और क्या बना लिया? फॉरवर्ड ब्लॉक। और जस्ट अगले साल क्या हो गया? जेल हो गया। और जेल से जब ये रिहा हुए तो कहां चले गए? जर्मनी। किसे जाके मिले? हिटलर। हिटलर ने क्या बोला? नेताजी। हिटलर ने क्या बोला? नेता। और हिटलर से कहा कि आपने भारतीय सैनिकों को पकड़ा हुआ है। तो पकड़े हुए हैं, आया तो मारे, मारे आया था हमको, हिटलर को। कहा हमको दे दीजिए, हम इसको बैक गियर लगा के ब्रिटेन में मार देंगे। हिटलर का कुछ समझे? ये अपने 7 समुद्र पार करके यहाँ चलाया सर, ये भारतीय सब। लेकिन इतना हिम्मत है कि हमको मारने के लिए जर्मनी चलाया सर। लेकिन इतना दम नहीं है कि पलट के भारत में अंग्रेजों को मारते। किस देश से आए हो तुम? सुभाष चंद्र बोस को बहुत बेइज्जती फील हुआ था, बहुत बेइज्जती फील हुआ, किसी को फील होगा। और अंग्रेज हिटलर ने एक तंज कसा था भारतीयों को उस समय कि किसके लिए लड़ रहे हैं आप? किसके लिए? ये अपना बाल बच्चा छोड़ के इंग्लैंड के लिए लड़ने आया है यहाँ पर, अपने देश में मारने। हिम्मत नहीं मारते, ये लड़ेगा आपके लिए। सुभाष चंद्र बोस, अब गलती थी हम लोग की। 3 लाख भारतीय थे, ब्रिटेन के कहने पर लड़ रहे थे। हिम्मत देखो उनकी, मानसिक गुलामी देखो उनकी। 5000 सैनिक केवल अंग्रेजों के थे यहाँ पर, घूम के तमाचा मारते सुनना। पता नहीं मानसिक विकास नहीं था। आज अंग्रेज रहे सब ना, आज अंग्रेज बिहार में कोई अंग्रेज आ जाता आज की डेट में मानते चलो वो हम लोग को मारेगा। अरे हम तो नहीं समझ गया। ये सब दामाद बन जाएगा सब, नहीं समझ गया। उल्टे घर संपत्ति सब रख लेगा सब। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को समझाया कि देखो तुम लोग की वजह से आज हम लोग का सर शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तुम भारतीय हिटलर को मारने के लिए इंग्लैंड भारत से यहाँ चलाया, तुम्हारा भारत में अंग्रेज नहीं दिखा था सब। सोचो तुम लोग कितने मानसिक गुलाम हो। पहली बार भारतीयों ने इस बात का आभास किया था यार हम 3 लाख लड़ने चले आए थे सब ब्रिटेन से। उस ब्रिटेन के कहने पे चले आए थे जिसने हमें जलियांवाला बाग में मारा था। उस ब्रिटेन से हम मारने चले आए थे जिसने भगत सिंह को फांसी दिया, जिसने खुदीराम बोस को फांसी दिया, जिसने अशफाकुल्लाह खान को फांसी दिया, जिसने चंद्रशेखर आजाद को पार्क में मजबूर कर दिया गोली मारने के लिए, जिसने 1857 की क्रांति की, झांसी की रानी को बेदखल कर दिया। हम उसके कहने पे आ गए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आपने जो पाप किया है उसका कोई माफी तो है ही नहीं। पश्चाताप का एक रास्ता है कि लौट चलिए हथियार उठाइए उस भारत मां का कर्ज उतारने के लिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको माफी के लायक तो आप हैं भी नहीं। वैसे भी एक मौका है कि आप अपने गलतियों का पश्चाताप कर सके। क्या लौट सकते हैं? तब भारतीयों ने आभास हुआ था कि कितनी बड़ी गलती हुई हमसे। तब भारतीयों ने कहा कि साहब बस लौटा दीजिए, बंदूक में गोली नहीं आएगा ना, मार लाठी का पाप फोड़ देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत मोटिवेट हुए सर। तब सुभाष चंद्र बोस की इस हिम्मत को देखकर हिटलर ने भी कहा कि आप बहुत महान हैं। तो हिटलर किसी इंडियन को बोला, कहा कि इंडिया में अच्छा आदमी बनने क्रांतिकारी को क्या बोला जाता है? कहा कि नेता बोला जाता है, नेता। तो सुभाष चंद्र बोस को हिटलर को उपाधि दी नेता जी। वो हिंदी थोड़ा बुझाता था, पूछा क्यों थे? उस भारत में अच्छा अभी भारत में किसी आज विधायक जी बोलता,
आज अगर हिटलर को बात ही देना होता ना तो विधायक का बहुत रोला चलता है, नहीं समझ गया, विधायक का बहुत रोला चलता है, अभी उतना नहीं चलता है, नहीं समझ गया। अब तो महात्मा को बताइए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी को बात किसने दिया? हथियार दिया हिटलर, और जापान से संपर्क कराया हिटलर ने, जापान ने भी हथियार दिया, और जापान ने कहा कि देखो अमेरिका हमारे ऊपर हमला करने आया है, ये सैनिक लोग हथियार, और सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दे दिया अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र को कैसे मिला? गिफ्ट में मिला था। किसमें मिला था? जिस अंडमान निकोबार जेल में सावरकर जी जेल में रहे, माफी मांगे, फिर छूटे, उस पूरे द्वीप को कब्जा करने वाला कौन था? सुभाष चंद्र बोस, है कि नहीं? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस वहां से फिर सिंगापुर गए, वहां देश आजाद घोषित कर दिया, देश आजाद हो गया, हम ही उसके सरकार है, अभी बाहर है। इसे एक्साइलम गवर्नमेंट कहते हैं, आज भी होता है ये चीज, समझ गया? हमारा देश गुलाम है पर सरकार हम ही यहाँ पे। और सिंगापुर से पूरी सेना ली है, सारी सेना गठित की है, अगर हमला करो। और सिंगापुर से म्यांमार पार किए, म्यांमार से मणिपुर पहुंचे, मणिपुर में जगह था इम्फाल, इम्फाल में मारे सब अंग्रेजों को, और जब अंग्रेजी सेना से मुकाबला हुआ तो इधर भी भारतीय सैनिक और अंग्रेजों में भी भारतीय सैनिक। यहाँ से जब सुभाष चंद्र बोस ने बोला था किसके लिए लड़ रहे हो, याद रखो तुम, गुलामी के लिए, तब बात बंदूक छोड़ के भाषा भाषी हो गया, तब यहाँ से बोले सुभाष चंद्र बोस ने, आज भी मौका है, आज भारत माँ की सेना की ओर से लड़ो, हिस्सा बन जाओ आजाद हिंद फौज की। अगर लड़े भी, अगर शहीद भी हो जाते हो तो इज्जत के नाम, इज्जत की जिंदगी, जीवन भर तुम अमर रहोगे, इज्जत के नजर से लोग तुम्हारे पूरे परिवार को देखेंगे। देश तो आजाद हो चुका है, आखिरी मौका तुम्हारे पास है, वरना इतिहास में तुम्हारा नाम कोई कभी नहीं भूलेगा कि तुम देश के गद्दार थे। सुभाष चंद्र बोस के कहने पर सैनिकों ने हथियार डाल दिया, और वापस वही हथियार सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जब भारत में प्रवेश कर रहे थे तब उन्होंने कहा, मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आशीर्वाद चाहिए, मुझे पता है कि वह हिंसा के पुजारी है, हमारा समर्थन जरूर, हमारी जो तरीके है उसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इस बात का समर्थन जरूर करेंगे कि देश की आजादी के लिए जो जरूरी कदम है उठाया जाए। यही वो समय था महात्मा गांधी ने कभी नहीं बोला कि हिंसा छोड़ दीजिए, जितना मानना है, एक शब्द नहीं बोला महात्मा गांधी ने। यही सेटिंग थी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की, समझ में आ गया? लेकिन बेवकूफों के बीच में समझदार इंसान पिसा जाता है। गांधी क्या हो गया? पिस गया बेचारा, पिस गया बेचारा, बड़ी दुख होता है, गांधी को बहुत दुख होता है, नहीं बेचारा दोनों से पिसा गया। उधर अंग्रेज कर जाता है अलग, जिनवा कर जाता है कि कैसा आदमी था, हमको और एरिया मिला रहता, इधर लोगों को लगता है विभाजन नहीं किया। हमारी बहन को भी यही लगता है, नहीं? एक हिस्ट्री का नेताओं के लिए देखो, बिहार इलेक्शन के बाद बिहार के नेताओं का कॉन्फिडेंस तो हम समझ में आ गया। जब बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो हम एक बहुत बड़े 4-5 मिनिस्टर लोग से जब बात चल रही थी कि भाई आप लोग इस बात को मान लीजिए, वो तो हम बोले थे सर ये तो इलेक्शन ईयर है 2025, जनवरी फरवरी में पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि काहे आप लोग युवाओं को खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी अग्निवीर के नाम पर, बीपीएससी के नाम पर, दरोगा पेपर लीक के मामले पर, 1 सीट मांग रहे हैं, अपना कार्बन कॉपी मांग रहे हैं, आप काहे नहीं मानते हैं? आज देख रहे हैं सारा युवा आप लोग से खफा हो गया, और नहीं वोट करेगा तो कितना दिक्कत होगा। तो ये जनवरी की बात है, वो बोला था, इन युवाओं की बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ नहीं, पता लगा लीजिए। अब नहीं, इतना फेंके में आ गए कि हमारा वैकेंसी है ये, वो एकदम कहा कि आप शर्त लगा लीजिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे सब, समझ गया? तो उसने बोला आपको क्या लगता है, हमको शौक लगा रहता है कि हम युवाओं से दुश्मनी ले, ये सड़क पे जितना चिल्ला रहा है सब ना, ये 10 दिन में सब भूल जाएगा। अभी इलेक्शन 8 महीना है, इतना कॉन्फिडेंस हमको लगा ना, बाप रे बाप, ऐसा कॉन्फिडेंस किसी का नहीं होता। तब से हमको लग गया कि नहीं, नेता बहुत पावरफुल चीज है, सबसे नाप दिया तुम लोग को, पूरा का भाव नहीं समझता है, अपने आप को ज्यादा उतराना मत, समझ गया? अग्निवीर में हाई कर देंगे, बीपीएससी में हो कर देंगे, जाओ, तो पूरा का भाव नहीं पूछता है नेता, तुमको कुछ नहीं समझता है। हमको समझा रहा था यहाँ पे कि आप ज्यादा युवा को समझते नहीं, कुछ नहीं करेगा यहाँ पे बात, लेकिन उसकी हकीकत थी। उस समय हमको लगा कि बुढ़ापा में सबको दिमाग काम नहीं कर रहा हम भी समय अलग काम थे, हमको क्या समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा, सोचते नहीं बात तो हकीकत बोलता था। हाँ, ऐसा क्यों बोला? उसे पता है कि ट्रेन के जनरल डिब्बा में मूंगफली बेचा जाता है, हम अंग्रेजी अखबार बेच रहे थे, नहीं समझा गया? उसे पता है कि किसको क्या चाहिए। हाँ हाँ, सब मिनिस्टर थे सब, हाँ आगे बढ़े, 4-5 तो थे सब, सबका मंत्रालय चेंज हो गया होगा, हमको पता ध्यान नहीं है। हम नेता लोग को जानते हैं, लेकिन ऐसा कोई नेता ही नहीं कर सकता है कि हम उसे किसी से बालू का ठेका मांगे या कोई काम मांगे, हम किसी से कुछ नहीं बोले, किसी से नहीं, भले ही किए हैं कि कोई बोलता है कि सारी गरीब इसको पढ़ा ली तो किए हैं, कोई नेता ही नहीं कर सकता कि हम किसी से कुछ ठेका मांगे चाहे कुछ मांगे कि हमें बालू टेंडर दिला दीजिए, ना ऐसे तो जानते हैं हम सबको है, आप पहचानते भी सबको है, लेकिन किसी से ही सबने, हमारा काम है पठन पाठन करना, उससे हमको क्या मतलब। आज इलेक्शन के टाइम पे नेता मीडिया हमारा घी देता है, इलेक्शन चुनाव लड़ रहे थे, हम चुनाव लड़ रहे थे। आगे बढ़े, नेताजी की उपाधि किसने दिया? अंडमान निकोबार गिफ्ट में किसने दिया? जापान। सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अंडमान निकोबार का शहीद है स्वराज नाम का सुभाष चंद्र बोस, समझ गया? महिलाओं के लिए लक्ष्मी ब्रिगेड किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस, समझ गया कि नहीं? आजाद हिंद फौज, और मेरे ध्यान समझने से बड़ी कंफ्यूजन की चीज है, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने बनाया नहीं था, वो पहले से एक संगठन थी, बट वो संगठन ज्यादा वर्क नहीं कर पाई थी, और वो बड़े एक बूढ़े इंसान के कंधों पर थी, कैप्टन मोहन सिंह। तो सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह ने इसे क्या किया था? आइडिया दिया था आजाद हिंद फौज का, और रास बिहारी बोस उसे चला रहे थे। तो आजाद हिंद फौज किसका आइडिया के साथ? आजाद हिंद फौज आइडिया था, चला रहे थे रास बिहारी बोस, बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुलाया और कहा इस आजाद हिंद फौज को, इस बूढ़े नहीं एक यंग बच्चे के कंधे की जरूरत है, मैं तुम्हें इसकी जिम्मेदारी देता हूं, क्या तुम इसका निर्वहन करोगे? सुभाष चंद्र बोस ने कहा ए भाई, हम तो गवर्नर दल के आदमी, खाली दिन भर मारे के लिए सोचिए रहे, आप उससे उठा के इतना बड़ा फौज देते हैं, दीजिए ना, देखिए हम कैसे मार करते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के हाथ में जब आया आजाद हिंद फौज, तब सुभाष चंद्र बोस ने वहीं से कह दिया कि हमें लड़ाई रोकनी ही नहीं है, सीधे लड़ाई करनी है। और जब सुभाष चंद्र बोस के पास कब आया आजाद हिंद फौज, और उसी समय इन्होंने अपने को क्या घोषित कर दिया? आजाद। और सरकार कहां में है? सिंगापुर में।
कहा मैंने ठीक है, कहा सरकार बन गई, अभी हम सिंगापुर में आ रहे हैं लोग भारत, तो कहा भारत आ रहे हैं, तो रेडियो चालू किए, ऑल इंडिया रेडियो पे उन्होंने बोला मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समर्थन चाहता हूं, मैं आजाद हिंद फौज को लेकर भारत की ओर बढ़ रहा हूं। आजाद हिंद फौज की सरकार ने आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया है। आजाद हिंद सरकार 1943 में सिंगापुर में चल रही थी और वहां से ऑर्डर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं आजाद हिंद सरकार का कार्यकारी प्रभारी अपनी सेना को आदेश देता हूं कि सेना म्यांमार के रास्ते भारत की ओर प्रवेश कर जाए। सेना के कमांडर डिसाइड हुए लोग यहाँ पर, और चल दिए लोग आजाद हिंद फौज की सरकार। आगे जाकर घोषित किया गया कि आजाद हिंद सरकार के सैनिकों ने अंडमान निकोबार को अंग्रेजों से आजाद करा दिया है, इसका नाम शहीद एवं स्वराज रहेगा। आजाद हिंद फौज की सरकार अपने सैनिकों को आदेश दी कि मणिपुर के रास्ते आगे बढ़े। 3 दिन में पूरा मणिपुर कब्जा हो गया, पूरा का पूरा किसका कब्जा हो गया? अगले 1.5 महीने में आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने पूरा यूपी बिहार छाप लिया। इसी बीच अमेरिका उठा तो 1945 में 2 साल लगा था टोटल भारत में छापते में। 1945 में अमेरिका जापान में परमाणु बम फेंक दिया। जापान कहा कि भाई हम तो सरेंडर कर दिए, सुभाष चंद्र बोस जा, भैया हथियार पैसा सब वही दे रहा था, और उधर हिटलर मार गया, जा दोनों फूट गई। नहीं, भारत की तो मदद कर ही रहे थे ना, इनका तो देश था भैया, इनकी तो फौज बनते, बट हमारे पास हथियार कहाँ था? पिछले 1000 सालों में हम भारतीयों ने बहुत कुछ नहीं किया, पिछले 1000 साल। और हमारे पास अगर कुछ कहने के लिए है भी ना, तो 2000 साल पहले की बात है कहने के लिए, चाहे वो सुश्रुत की किताब हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, या हमारे वेद हो, या उपनिषद हो, या जो कुछ भी है वो 2000 साल पहले की है, और वो भी है तो बिहारियों की है। अब बड़ा कंफ्यूजन में है लोग, उतर आते हैं कि हमारे पास कुछ था, तो फिर सोचते हैं 2000 साल से तो हमने कुछ किया नहीं, तो फिर उतराएंगे हम लोग तो पता चल गया तो सब बिहारियों का था, तो फिर कहते हैं बिहारियों को तो इज्जत देना नहीं है। बड़ा असमंजस में रहते हैं। ये एक बार कह नहीं सकते हैं कि जिस दिन भारत मगध के हाथ से गया उस दिन भारत बिखर गया, इनको कह नहीं पाते हैं लोग। इतना अजीब नफरत बिहारियों से, पूरे जो कुछ दिया हम लोग ने दिया नहीं दिए, मगध ही तो था सब कुछ, वहां मगध दिखा, किसी के पास पैसे नहीं बचे, ना टीचर शांति से पढ़ा सकता था, ना वैद लोग रिसर्च कर सकते थे, क्योंकि वेद जो समय वैद थे लोग, उनको रिसर्च करने के लिए क्या चाहिए था? राजा से बोलते थे कि हमें जड़ी बूटी बनाई है, इसको रिसर्च करना, कहां करें? तो राजा कहता था कि जेल में देखो तो क्या कह दिया 25 हुआ है, ये दवाई क्या दिया, तो बूढ़ा आदमी के लिए, बूढ़े हो गए, ले आओ जाइए वैद जी रखिए रिसर्च कीजिए, मर जा तू जाने। अरे तो उस समय प्रयोगशाला था ही नहीं, तो राजाओं ने संरक्षण दिया तो जाके बने। जितने वैद थे वो किसी न किसी राजा के संरक्षण में थे, चाहे वो धनवंतरी हो, चाहे वो चरक हो, चाहे वो सुश्रुत हो, चाहे वो जीवक हो, वो किसी न किसी उसी के संरक्षण में थे। राजा ही बिखर गया, उनको कोई रिसर्च का पैसा दिया ना संरक्षण दिया, वो तो कोई हॉस्पिटल तो चलाते नहीं थे, वो लोग रिसर्च करते थे, समझ गया? ऑपरेशन करने के टाइम ना भांग पिला देते थे, गांजा। तो भारतीयों को ऑपरेशन करने के टाइम ना भांग, गांजा, अफीम मिला के दूध में पिला देता था, तो मता जाता था, तब उसका घाव होता था तो घाव को साफ करता, तो भांग में नशा में कुछ मिला ही नहीं, नशा में नहीं असर करता, दर्द नहीं करता, शराबी को पीट दीजिए उसको दर्द नहीं करे, अगले दिन दर्द करेगा। तो वैद्य साहब इतने होशियार थे, उसको दूध में मिला के रेडी रखते थे। अब मान के चलिए उसका नशा उतरेगा तो एक ट्रॉफी पिला देगा, हाँ। एक हफ्ता तक मत रखते थे, हाँ, एक हफ्ता तक अपना ठीक हो जाता था। अब उसके बाद धीरे धीरे एंटीबायोटिक का असर उतना असर तो नहीं रहता था। अब उसी का एडवांस रूप धीरे धीरे एनेस्थीसिया आ गया। अब तो एनेस्थीसिया इतना डेवलप हो गया है जिसका कोई हद नहीं। अब तो मरीज को उसका इंट्राकिट में लगा के दे दीजिए, मरीज से तुम इंजेक्शन लगाओ, उसमें पाइप लगा दीजिए, वहां अपना प्रोपोफॉल लगा रहा है, अपने से लगा के अपने अब तो आप बाबू हम लोग अभी किडनी हॉस्पिटल बना रहे हैं, अभी उसका कंस्ट्रक्शन चालू है, वो थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, थोड़ा उसमें 7-8 महीना लग जाएगा, क्योंकि स्क्रैप से बन रही है बिल्डिंग। तो उसमें जो ऑपरेशन होगा तो उसमें पता चला कि डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन थिएटर में इधर म्यूजिक सिस्टम लगाइए। ये डॉक्टर साहब इसमें डीजे म्यूजिक सिस्टम क्या लगेगा? हाँ, छोटा मिनी डीजे, हम कंफ्यूजन करना क्या चाह रहे हैं भैया। तो वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं कि जिसमें पेशेंट की किडनी जो रहेगी उसमें छोटी किडनी रहेगी तो पेशाब के रास्ते निकल जाएगी, बहुत बड़ा पथरी रहेगा तो यहाँ से खेत करके निकल, बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उधर से वो इधर म्यूजिक देखेगा, उसको गाना सुनते रहेगा, उधर अपना चल रहा है, उधर काम कर रहा है यहाँ पे। उनके बाद भाई ऑपरेशन थिएटर में डीजी लगा है। ठीक है भाई, हमको क्या करना है, हमको बस मतलब है कि भैया गरीब इंसान ठीक हो जाए और उसको एकदम सुविधा मिले, टॉप क्लास का, बाहर निकले तो कहे कि हमारे खाली आदमी है, नहीं समझा जा। लेकिन हम भी बाबू कंफ्यूज हो गए जब सुने तो ऑपरेशन थिएटर में डीजे लगता है भाई, म्यूजिक सिस्टम, हम कंफ्यूज हो गए, मतलब बड़का डीजे नहीं, म्यूजिक सिस्टम नहीं, ऊपर लगा था। चलो भैया, तो भैया हम कहेंगे ऐसे म्यूजिक सुनाइएगा, सौखिया बीमार पड़ के आएगा। नहीं चल गया, म्यूजिक बजा भैया उसके लिए तो हाँ गाना सुनने के लिए बोल गया। आगे बढ़े, आप लोग कभी याद करते हैं तो बताइए, सुभाष, ये समझना कि सुभाष चंद्र बोस की भूमिका, जापान ने जब परमाणु बम फेंक दिया 9 अगस्त और 6 अगस्त को, तो सुभाष चंद्र बोस जापान से हट गए। 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को बम फेंक दिया गया, तो ये वहां से हट गए। उनकी जहाज जब ताइवान के पास जा रही थी तो 9 अगस्त को बम गिरा, उसका दुना कीजिए, 9 दूनी 18 तारीख को ताइवान यानी उस समय उसका नाम फार्मूसा था, उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। अब इस पे क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री है। अब ये कहते हैं लोग कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो भूमिगत होकर गुप्त रूप से जीवन जी रहे थे कि अंग्रेज उन्हें फांसी ना देते। अब यहाँ क्या है ना कि भाई देश आजाद हो गया तब तो आ ही सकते थे, देश आजाद हो गया तो उनका तो कोई दुश्मन था ही नहीं। अब ये ना भारत में एक मिस्ट्री बनकर रह जाती है चीजों को, अब फिल्में आ जाती है उनमें कुछ दिखा देता है ऐसे। अब आम पब्लिक को इसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, आम पब्लिक को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि अगर ऐसा नहीं था कि देश आजादी के बाद उन्हें लोग सर आंखों पे बैठाते, आज के डेट में भी सुभाष चंद्र बोस, हालांकि सुभाष चंद्र बोस की लास्ट जो कहानी थी वो मिस्ट्री ही रही थी यहाँ पर, क्योंकि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जरूर, लेकिन विमान उस समय इतने फ्यूल ज्वलनशील और ये सब चीजें नहीं थे जिससे कि बचने की संभावना उसमें थी। अब उसके बाद भारत सरकार का कर्तव्य बनता है कि आए और इस 101 पत्र जारी करें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, उतारते तो जरूर, इनकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पर। आज सुभाष चंद्र बोस ऐसे आदमी में एक कंट्रोवर्सी ये लगती है कि वो आदमी कभी छुप के जीने वाला था ही नहीं, वो इंसान कभी छुप के जीने वाले थे ही नहीं। नहीं समझ रहा है? जिन्ना जिन्नी है ये। आगे बढ़े, अब आगे का कल तो 1 जनवरी है, कल कल क्लास नहीं आएगी,
कल कोई क्लास नहीं है। आप लोगों को एडवांस में 2030 तक का हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, एक साल बाद मिलेंगे।